हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग इस टॉपिक का वन शॉट करने वाले हैं। वन शॉट मतलब कंप्लीट थ्योरी रिवीजन। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है, वो सब के सब इस वीडियो में मिलेगा। उसके बाद थ्योरी रिवीजन करने के बाद नीट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, वो सब के सब करने वाले इस अकेले वीडियो में। आपने सही सुना। तो नीट के क्वेश्चंस जितने ही पूछे गए होंगे 1988 से लेके इस वीडियो के अपलोड होने के डेट तक सब के सब इस अकेले वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। चाहे वीडियो कितना भी लंबा हो जाए, 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। उससे आपका भी टाइम बचेगा ना। अगर इसको मैं 10 पार्ट में तोड़ के डालूँ यूट्यूब में तो मेरा तो फ़ायदा होगा, व्यूज़ मिलेंगे, लेकिन आपका नुकसान होगा। तो वो मुझे भी पसंद नहीं है। तो इसलिए एक ही वीडियो में हम लोग, चाहे वीडियो कितना भी लंबा हो, एक ही साथ हम लोग डाल देंगे, ठीक है। जो भी मैं लिखने वाला हूँ उसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल डीवाई सर पे मिल जाएगी। पीडीएफ उसी डेट को अपलोड होगी मेरे चैनल पे जिस डेट को ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगी। ज़्यादा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी आपके डाउट्स आए इस वीडियो को देखने के दौरान, वो पूछते वक्त आप टाइम स्टैम्प प्लीज़ मेंशन कर देना, क्योंकि टाइम स्टैम्प मेंशन करोगे तो मुझे इस पार्ट पे जंप करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज़ आपको 35 मिनट 12 सेकेंड इस मोमेंट पे कोई डाउट है तो इस टाइम को मेंशन करो और फिर उसका डाउट मेंशन करो। फिर कमेंट एंटर करने के बाद ये टाइम वाला पार्ट ब्लू में दिखना चाहिए। अगर ब्लू में नहीं दिख रहा तो आपने कुछ गलती की है। फॉर एग्जांपल कहीं स्पेस दे दिया हो, या यहाँ पे कॉमा दे दिया हो, सेमीकोलन दे दिया हो कॉलन के बदले, एंड सो ऑन, ठीक है। ट्राई करना पूरे लेक्चर को एक सिटिंग में कंप्लीट करने का। एक्चुअल जो नीट का एग्जाम है वहाँ पे आपको 3 घंटे फुल कंसंट्रेशन के साथ एकदम स्ट्रेस वाले इन्वायरमेंट को झेलना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो एटलीस्ट आप रूम के अंदर आराम से बैठ के सिर्फ एक लेक्चर देखना है, जो भी 3 घंटे या 5 घंटे लंबा जो भी ये लेक्चर होगा, है ना। तो अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो उस लेवल ऑफ डिसिप्लिन या उतने कंसंट्रेशन लेवल पे इतने घंटे के लिए रह पाना आप सीख नहीं रहे हो, ठीक है। तो ट्राई करना एक ही सीटिंग में इस लेक्चर को कंप्लीट करने का, है ना। और जो भी चीज़ पसंद आए, जो भी चीज़ पसंद ना आए, वो प्लीज़ आप कमेंट में बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। चलो थ्योरी पे जंप करते हैं। सबसे पहले वेक्टर्स। तो 2 वेक्टर्स है ए और बी, उनको ऐड करेंगे तो भी एक रिजल्ट जो आएगा वो भी एक वेक्टर आएगा जिसका मैग्नीट्यूड हो जाता है ए प्लस बी। वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी, और उसका डायरेक्शन हो जाएगा tan अल्फा से निकल जाएगा। तो इस ट्रायंगल से आप देख सकते हो वेक्टर ए ऐसा है, वेक्टर बी ऐसा है, ठीक है ना। तो अगर वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी को रख दे, वेक्टर बी का टेल यानी वेक्टर ए के हेड पे रख दे, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर ए के टेल से लेके वेक्टर बी के हेड तक जो वेक्टर आएगा, जो एरो आएगा, उसी को हम लोग वेक्टर ए प्लस वेक्टर ई बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसको रिजल्टेंट बोल देंगे। तो रिजल्टेंट जो है, अगर वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा तो उस अल्फा एंगल को हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है, tan अल्फा यूज़ करके, है ना। तो बहुत ही सिंपल है ये। परपेंडिकुलर tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर इतना आ जाएगा और बेस हो जाएगा दिस प्लस बी कॉस थीटा ए बी, ठीक है, जो भी है। ओके, अब एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स का डेफिनेशन क्या है? ये होता है स्मॉलर एंगल बिटवीन देयर टेल्स और बिटवीन देयर हेड्स। सपोज ए और बी 2 वेक्टर है तो उनका टेल को जोड़े अगर, ठीक है ना। याद रखना वेक्टर के पास 2 ही चीज़ होती है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो इस वेक्टर को उठा के आप कहीं भी रख दो, एज लॉन्ग एज इसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है तो कहीं भी रख दो, सब वेक्टर सेम है। वैसे ये वेक्टर राइट की तरफ, वेक्टर ए जो है वो राइट की तरफ पॉइंट कर रहा है तो यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो, ए को यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो, कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। तो किसी वेक्टर को उसके पैरेलली कहीं भी रख दे, वेक्टर चेंज नहीं होगा, है ना। ओके, तो यहाँ पे 30 डिग्री है ए और बी के बीच में। अगर ए को उठा के मैं यहाँ रख दूँ, ए का हेड को उठा के मैं यहाँ रख दूँ, जो कि यहाँ पे मैं किया हूँ, बी को वैसे ही रहने दिया हूँ, ए को यहाँ से उठा के मैं यहाँ रख दिया, थस दैट ए और बी का हेड अब कॉन्टैक्ट में आ गया, ठीक है ना। तो जब दोनों हेड कॉन्टैक्ट में तब भी जो एंगल होगा उसको एंगल बिटवीन वेक्टर बोलेंगे। जब दोनों टेल कॉन्टैक्ट में तब भी जो एंगल होगा उसको एंगल बिटवीन वेक्टर बोलेंगे। अब स्मॉलर एंगल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब ये दोनों टेल्स कॉन्टैक्ट में है तब ये भी एक एंगल है और एक 330 डिग्री भी तो है ना। 360 माइनस 30, 330 डिग्री। तो 330 डिग्री भी एक एंगल है, 30 भी एक एंगल है, लेकिन इन दोनों में छोटा कौन सा है, स्मॉलर कौन सा है, 30 डिग्री। तो इसी को आप एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर ई बोलोगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये एंगल आपको दिया गया है तो आपको लगता है कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी 150 डिग्री है, लेकिन ये गलत है। दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन वेक्टर एंड वेक्टर बी, ठीक है। उसके लिए वेक्टर ए को आपको वापस यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा। ये है एंगल बिटवीन वेक्टर एंड वेक्टर बी, ठीक है। ये है, ये नहीं है ना। ओके, अब किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? तो उसका वो भी एक वेक्टर होता है जिसका रिजल्ट जो होता है उसका मैग्नीट्यूड जो होता है लैम्डा इंटू ए होता है, ठीक है। ओके, अब और उसका जो डायरेक्शन होता है वो अलॉन्ग वेक्टर ए होगा अगर लैम्डा पॉजिटिव, अपोजिट वेक्टर होगा अगर लैम्डा नेगेटिव है। तो ये सुन के बहुत अजीब लग रहा है तो एग्जांपल देख लो। सपोज वेक्टर ए इस तरफ है, ठीक है, कुछ लेंथ का होगा, मैग्नीट्यूड का होगा। तो उसको अगर 1.5 टाइम्स वेक्टर ए अगर ड्रॉ करेंगे
तो क्योंकि 1.5 एक पॉजिटिव नंबर है तो वेक्टर ए के अलॉन्ग ही ये नया वेक्टर रहेगा 1.5 टाइम्स वेक्टर है। ठीक है, इसका लेंथ जो होगा इससे 1.5 गुना ज़्यादा रहेगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो होगा इससे 1.5 गुना ज़्यादा रहेगा, मतलब इसका अगर 10 यूनिट्स का है ये तो ये 15 यूनिट्स का होगा। ठीक है ना। अगर आप -3 टाइम्स वेक्टर ए देखोगे तो -3 ये जो होगा अपोजिट टू वेक्टर ए होगा, तो वेक्टर ए लेफ्ट की तरफ है तो -3 राइट की तरफ होगा। वेक्टर ए अगर ऊपर होता तो -3 नीचे होता और 3 गुना बड़ा होता लेंथ में। ठीक है, मैग्नीट्यूड में। तो इसका लेंथ अगर 3 है तो इसका लेंथ 30 है, लेकिन क्योंकि -3 से मल्टीप्लाई किया वेक्टर ए को तो इसका डायरेक्शन अपोजिट टू वेक्टर ए, तो ये 10 यूनिट्स टुवर्ड्स राइट है तो ये -30 यूनिट्स टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, कोई भी डेसिमल से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो उससे, जैसे -1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लाइंग वेक्टर बाय अ स्केलर। ठीक है, ओके। तो वही बोले लैम्डा जब पॉजिटिव रहेगा, जैसे 1.5 पॉजिटिव है तो वेक्टर का डायरेक्शन, नया वेक्टर का डायरेक्शन पुराने के जैसा ही रहेगा, लेकिन अगर लैम्डा नेगेटिव है, जैसे यहाँ पे -3 जो है नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे तब वेक्टर का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा कंपेयर टू ओरिजिनल वेक्टर। ठीक है, अब दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन दो टाइप का डिफाइन किया गया, एक तो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, दूसरा को वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट को ऐसे डिनोट करते हैं, वेक्टर और वेक्टर बी के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो ए डॉट बी लिखते हैं। ठीक है, अब ये मैथ्स वाला चीज़ नहीं है जो आप क्लास 3-4 में करते थे, एक्स इंटू वाई को एक्स डॉट वाई लिख देते थे। इस चैप्टर में डॉट और क्रॉस का मतलब बहुत डिफरेंट है, तो दोनों को इंटरचेंजेबली आप कभी यूज़ मत करना, गलती करोगे। ठीक है, तो ए डॉट बी अगर डॉट प्रोडक्ट बताना है तभी डॉट लिखना है, और मत सोचना कि क्लास 6-7 से तो मैं डॉट के बदले क्रॉस लिखते आ रहा हूँ तो लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ए डॉट बी हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, ही डेफिनेशन है, इसमें वाई मत पूछना। ठीक है, तो ए बी कॉस एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी है ना। ओके, बाय डेफिनेशन ए डॉट बी एक स्केलर क्वांटिटी है। फिर से सब खाली डेफिनेशन बता रहे हैं, यहाँ कोई लॉजिक नहीं चलने वाला है यहाँ पे। ठीक है ना। ओके, अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, वेक्टर ए ऐसा है वेक्टर बी ऐसा है, तो अगर अब बी कॉस थीटा ए भी निकालोगे, बी कॉस थीटा मतलब बी कॉस थीटा, ये तो हो जाएगा बी कॉस थीटा, इस ट्रायंगल से आप देख लो। ठीक है, तो ये है बी कॉस थीटा और ये है वेक्टर ए, तो वेक्टर ए का लेंथ और बी कॉस थीटा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा, वेक्टर ए का लेंथ और बी कॉस थीटा। ठीक है ना, इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए। ये क्या है, कॉम्पोनेंट ऑफ बी पैरेलल टू ए। ठीक है ना, तो ए इंटू कॉम्पोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए, उसी को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ओके। वैसे आप ए का भी कर सकते थे बी के अलॉन्ग, लेकिन वो डायग्राम थोड़ा डिफिकल्ट होता है, या एक बार में मैं एक ही दिखाया हूँ। जैसे ए वेक्टर का वेक्टर बी के अलॉन्ग कंपोनेंट निकालने का लेके परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना। ठीक है, तो वेक्टर ए से के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे वेक्टर बी वाले लाइन के अलॉन्ग। ठीक है, तो जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आएगा, मतलब ये वाला जो आएगा, जो लेंथ इंटरसेप्ट होगा उसको हम लोग कॉम्पोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग भी बोलेंगे। ठीक है, ओके। अब ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होता है, यहाँ से आप देख सकते हो। आप ऑर्डर उल्टा करोगे तो ए और बी इंटरचेंज हो जाएंगे, लेकिन ये तो दोनों स्केलर है तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, एरो जब तक नहीं है वेक्टर के ऊपर मतलब स्केलर है। ठीक है, ओके। ए क्रॉस बी बाय डेफिनेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी बताना होगा, मैं डायरेक्शन बताना होगा। मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए बी साइन थीटा, तो यहाँ ए बी कॉस थीटा था, यहाँ ए बी साइन थीटा हो जाएगा, और डायरेक्शन जो है राइट हैंड रूल से निकाल लेंगे। तो जहाँ फिर से ए और बी दिया गया है, तो ये एरो का लेंथ बी है, ये थीटा है, तो बी साइन थीटा ये वाला लेंथ हो जाएगा। तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए का लेंथ इंटू वेक्टर बी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू ए। ये वेक्टर बी का कौन सा पार्ट है, परपेंडिकुलर। वेक्टर बी जो है उसका दो कंपोनेंट ले सकते हो, एक अलॉन्ग ए पैरेलल टू ए, तो पैरेलल टू ए जो लिए थे वो डॉट प्रोडक्ट में यूज़ हो गया, और परपेंडिकुलर टू ए जो आएगा वो क्रॉस प्रोडक्ट में यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर ए का लेंथ इंटू बी का वो वाला पार्ट जो ए के परपेंडिकुलर है, ये वाला पार्ट है ना। बी का दो पार्ट है, एक ए के पैरेलल और एक ए के परपेंडिकुलर। ठीक है, वेक्टर बी को आप दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर में तोड़ सकते हो ना, तो ये वाला वेक्टर यूज़ हो गया डॉट प्रोडक्ट में, है ना, और वेक्टर बी का जो नॉर्मल कंपोनेंट था नॉर्मल टू ए वो क्रॉस प्रोडक्ट में। ठीक है, अब डायरेक्शन की बात करते हैं, तो अगर आप ए क्रॉस बी का डायरेक्शन चाहोगे तो जो पहला वेक्टर है वहाँ पे राइट हैंड का पाम को रखोगे और दूसरे वेक्टर की तरफ जाओगे। ठीक है, तो अपना राइट हैंड के फिंगर्स को इस पर रख के अगर बी की तरफ जाना चाहोगे आप छोटे पाथ से, अब ए से भी आप ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो। फिर से हम लोग छोटा पाथ से जाएंगे। ठीक है, छोटे पास से जाओगे तो आप देखोगे थंब अंदर की तरफ, बोर्ड के अंदर की तरफ, मतलब स्क्रीन के अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है परपेंडिकुलरली। ठीक है, और अगर आप बी क्रॉस ए लिख रहे हो मतलब बी वेक्टर से ए वेक्टर की तरफ आना है आपको, है ना, तो बी पे आपको अपने राइट हैंड के पाम्स रखने, फिंगर्स रखने, और ए के तरफ आपको आना है छोटे पाथ से। फिर से छोटा पाथ बी टू ए ये वाला है ना, तो फिर आप देखोगे तो थंब का डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ ड्राइंग आएगा एंड टुवर्ड्स यू आएगा। ठीक है, ओके, तो नॉर्मली आउटवर्ड हो जाएगा या नॉर्मली इनवर्ड हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। अब क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी का डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है, और मैग्नीट्यूड में तो देख सकते हो मैग्नीट्यूड तो वही आएगा, चाहे बी क्रॉस ए भी निकालेंगे तो बी ए साइन थीटा ए भी आएगा। तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल है, डायरेक्शन वाइज अपोजिट है, तो ए क्रॉस बी इज नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए, या बी क्रॉस ए इज नेगेटिव ऑफ ए क्रॉस बी, जैसा बोलने बोलो। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में आते हो तो किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे अगर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस फेंके
या कहीं से ही फेंक सकते हैं, बिल्डिंग के टॉप से ही फेंक सकते हैं, ठीक है। तो उसका पाथ पैराबोलिक होगा और उसके लिए 3 पैरामीटर जो है जो इंपॉर्टेंट है वो हमें काम के होते हैं यूजुअली प्रोजेक्टाइल मोशन में। एक तो है कि उसको जिस पॉइंट से फेंके है उसी पॉइंट पे वापस या उसी लेवल पे हॉरिजॉन्टल लेवल पे वापस कब आएगा, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है याद रखना, अगर बिल्डिंग के टॉप से फेंके हम लोग, ऐसा क्वेश्चन अभी तक नीट में आया नहीं, लेकिन अगर बिल्डिंग से टॉप से फेंके है तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है यहाँ से यहाँ तक का टाइम है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो होगा ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, है ना। जिस पॉइंट से फेंके उसी पॉइंट पे दोबारा जब उसी लेवल पे दोबारा आ जाएगा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, ठीक है ना। तो जिस पॉइंट से फेंके उसी लेवल को जब दोबारा क्रॉस करेगा नीचे आते वक्त उस ड्यूरेशन को टाइम ऑफ फ्लाइट। तो 2u साइन थीटा बाई जी। वैसे रेंज हॉरिजॉन्टली कितना कवर करेगा वो इतना, तो फिर से रेंज यहाँ पे इसको मत बोलना, यही रेंज है आपका, ठीक है। उसी लेवल पे आने तक कितना हॉरिजॉन्टली वो डिस्प्लेस हुआ उसको रेंज बोलेंगे, उसका मैग्नीट्यूड को। वैसे हाइट जो होगा मैक्सिमम हाइट, उस मोशन के दौरान जो मैक्सिमम हाइट होगा, अब आप जिस पॉइंट से फेंके उस पॉइंट से मैक्सिमम कितना ऊपर गया होगा उसको हम लोग मैक्सिमम हाइट बोलते हैं, ठीक है। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी है, ठीक है ना। एंगल का डबल करके साइन लेना है, यहाँ पे एंगल को डबल नहीं करना है, साइन ऑफ एंगल का स्क्वायर लेना है, साइन 30 डिग्री का स्क्वायर लेना है। ऐसे 30 डिग्री है, यहाँ पे साइन ट्वाइस ऑफ 30 यानी साइन 60 डिग्री लेना है, अगर थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है तो, ठीक है। अब रेंज की वैल्यू सेम होगी फॉर एनी पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री है ना, जैसे 40 डिग्री और 50 डिग्री। तो चाहे आप इस प्रोजेक्टाइल को 40 डिग्री फेंको या 50 डिग्री फेंको, अगर आप सेम स्पीड से फेंक रहे होंगे तो सेम रेंज आएगा, ठीक है ना। इफ़ यू इज सेम, ये भूलना पड़ेगा नहीं तो लोग इसको मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, क्योंकि साइन 2 थीटा का जो वैल्यू है यू सेम है, जी के लिए तो सेम ही रहेगा। साइन 2 थीटा का वैल्यू जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए सेम होता है, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर्टी है ना। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, फिर से मतलब एक्सेलेरेशन जब कांस्टेंट है उसको यूनिफॉर्म बोलेंगे। तो जो भी आपका लीनियर क्या बोलते हैं वन टाइम मोशन इन स्ट्रेट लेने पड़े थे वही सब पढ़ना है यहाँ पे भी, लेकिन वेक्टर साइन आप दे देना है, ठीक है ना। वहाँ पे विदाउट वेक्टर साइन का ही काम चल जाता है क्योंकि वहाँ पे दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे तो कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, तो ऐसा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन ये हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों फॉर्मुलाज याद कर लेना, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन रहेगा तो इंटीग्रेशन का टेक्निक यूज़ कर लेंगे, है ना। वो हम लोग क्वेश्चन में देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, तो उस सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी डिफाइंड होता है स्पीड ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल, है ना। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन को 80 से नोट करेंगे और उसका डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो अगर स्पीड टाइम के बाद घट रही होगी तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन नेगेटिव हो जाएगा, अगर स्पीड टाइम के बाद बढ़ रही होगी तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन होता है स्पीड का स्क्वायर डिवाइड बाय आर। तो अगर आप डायग्राम ड्रॉ करो तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन अलोंग वेलोसिटी को टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन बोलते हैं, और कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। देख लो ना, एक्सेलेरेशन के दो कंपोनेंट, एक अलोंग वेलोसिटी एक परपेंडिकुलर वेलोसिटी। तो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल है डायरेक्शन चेंज करने के लिए, और अलोंग वेलोसिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है स्पीड चेंज करने के लिए, ठीक है। तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग स्पीड, रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग स्पीड, ठीक है। स्पीड को बढ़ाने या घटाने का काम है तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन करेगा, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग डायरेक्शन, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग डायरेक्शन, ये मैं अभी रियलाइज किया यहाँ लिख देना चाहिए था, इससे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, टाइम पीरियड ऑफ मोशन हो जाएगा 2 पाई ओमेगा, और ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब ओमेगा कांस्टेंट है या इसका स्पीड कांस्टेंट है, जो बोल रहे हैं बोलो, ठीक है। रिलेटिव मोशन इन 2 और 3 डायमेंशन, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में रिलेटिव मोशन पढ़े थे, वहाँ पे आपके सिर्फ यहाँ पे वेक्टर साइन दे देंगे तो 2 और 3 डायमेंशन सब कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। वैसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, एक्सेलेरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलेरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ बी, ठीक है। ओके, अब ये जो मोस्ट कॉमन रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन है उसमें से एक केस होता है रिवर मैन वाला या रिवर बोट वाला, ठीक है। तो एक रिवर है जिसको बोट या मैन जो है क्रॉस करना चाहता है, ठीक है, या स्विमर क्रॉस करना चाहता है, तो वो सब केसेस यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले नामकरण कर लेते हैं। तो VMR का मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। इसके बदले मैन के बदले बोट भी हो सकता है, स्विमर भी हो सकता है, कुछ भी, सबके सेम ही चीज़ है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर को VMR बोलेंगे। इसी चीज़ को कभी कभी क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर ही बोल देगा। तो जब भी आपको बोला जाए वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर या वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो समझ लेना VMR की बात हो रही है, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ मैन किसके रिस्पेक्ट में, कुछ भी नहीं बोला जा रहा, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, जो आप यूजुअली मोशन ट्रीट करते हो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ मैन एज सीन फ्रॉम ग्राउंड, है ना, जो हर मोशन, जो भी मोशन आप देखते हो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखते हो यूजुअली, है ना। यूजुअली जैसे आप बोलते हैं ना पेड़ रुका रहता है, मकान रुका हुआ है, ये सब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। ट्रेन चल रही है, कार चल रही है, सब सब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, कुछ भी नहीं बोला गया है ऑब्जर्वर के बारे में, मतलब ग्राउंड समझ लेना, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर
हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, और ये दोनों वेलोसिटी ऑफ कोर्स कुछ नहीं बोला गया, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा, ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा, ठीक है। वैसे वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाएगा वी एम आर प्लस वी आर, क्योंकि वी एम आर को आप वी एम माइनस वी आर लिख सकते हैं, फिर वी आर कैंसिल हो जाएगा तो वी एम इक्वल टू वी एम, तो ये बहुत आसानी से आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है ना। या इसी इक्वेशन में आप वी आर को उधर लेते जाओ तो वी एम हो जाएगा वी एम आर प्लस वी आर, ठीक है, याद रखना। तो वेलोसिटी ऑफ मैन अगर आपको निकालना है तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर कर देंगे, ठीक है। अब ये बहुत ही आसान है समझना। अब देखो मैन जो है दो चीज़ों के कारण चल रहा है, एक तो खुद के एफर्ट के कारण, उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। विद रिस्पेक्ट टू रिवर मतलब रिवर रुका हुआ रहता तब मैन जैसा चलता हुआ दिखता हमें, वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। लेकिन रिवर जो फ्लो होगा तो फ्लो के कारण भी मैन को कुछ वेलोसिटी मिल जाएगा, तो वो वेलोसिटी ऑफ मैन के पास दो पार्ट्स रहेगा, एक तो खुद के मेहनत के कारण, एक ड्यू टू रिवर, ठीक है। तो ये है खुद के मेहनत के कारण, है ना, ये ओन एफर्ट वाला है, ठीक है, मैंस ओन एफर्ट, ठीक है, और ये ड्यू टू रिवर है, समझ में आई बात, ठीक है। तो हमेशा वेलोसिटी ऑफ मैन में है खुद का एफर्ट भी रहेगा प्लस रिवर करेगा, रिवर का एफर्ट नहीं रहेगा, मान लो रिवर रुका हुआ चल ही नहीं रहा है, ठीक है, मतलब लेक है, लेक चल ही नहीं रहा है ना, लेक तो यूजी स्टेशन है, तो ये वाला पार्ट नहीं रहेगा, तो उसमें वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन इक्वल रहेगा क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रिवर ही जीरो है, ठीक है, या लेक जीरो है ना। ओके, अब यहाँ पे मैं जनरल सिचुएशन ड्रॉ किया हूँ, रिवर जो है राइट की तरफ फ्लो हो रहा है, ये एक बैंक ऑफ द रिवर, ये दूसरा बैंक है अपोजिट बैंक, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में अज्यूम कर लेंगे बैंक्स पैरेलल है और बैंक्स के बीच का सेपरेशन जो है विथ डब्ल्यू, विथ ऑफ रिवर, ठीक है ना। अब रिवर जो है राइट की तरफ फ्लो हो रहा है वी आर स्पीड से, और मैन यहाँ पे है ना, मान लो स्टार्टिंग कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैन का जो वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर वो ये वाला वेक्टर दिखाया गया है, ठीक है, ये है ना। ओके, अब ये मतलब क्या है, अगर रिवर रुका हुआ होता अगर, तब मैन हमें ऐसे जाते हुए दिखता, क्योंकि मैन इधर स्विम करने की कोशिश कर रहा है और इधर ही जाता, क्योंकि रिवर्स को डिस्टर्ब करता ही नहीं, अगर रिवर रुका हुआ होता तब मैन हमें ऐसे जाते हुए दिखता, ठीक है। तो जो भी आपका वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, मैन उसी लाइन के अलॉन्ग उसी वेलोसिटी चलता रहेगा अगर रिवर रुका हुआ होता तो, लेकिन एक्चुअल में तो रिवर चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को एनालाइज करने के लिए एक काम करेंगे, मैन का जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, या मैन का एफर्ट के कारण जो उसको वेलोसिटी मिल रहा है, उसको दो पार्ट में तोड़ देंगे, एक परपेंडिकुलर टू रिवर करंट और एक पैरेलल टू रिवर करंट, ठीक है। तो इस वेलोसिटी का दो पार्ट कर लिए, एक परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर वाला कंपाउंड और रिवर फ्लो के पैरेलल या एंटी पैरेलल जो बोलना है बोलो, ठीक है। ओके, अब इसका अगर ये एंगल थीटा है ना, तो वी एम आर कॉस थीटा हो जाएगा ये वाला पार्ट, और वी एम आर साइन थीटा ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो मैन के पास याद रखना खुद के एफर्ट के कारण ये भी है, ये भी है ना, तो खुद का एफर्ट जो था उसको दो कंपाउंड में तोड़े, है ना, प्लस रिवर भी अपना चीज़ उसको इम्पार्ट कर देगा, है ना, रिवर के फ्लो के कारण मैन का वेलोसिटी कुछ मिलेगा मैन को, तो मैन के पास ये भी है, ठीक है। तो मैन के पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है ना। तो अगर नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देखें मैन के पास, तो दिस और दिस देखेंगे, ये दोनों होगा। अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो नेट मैन का वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट हो जाएगा, दिस माइनस दिस, ठीक है। ये वेलोसिटी का मैन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, है ना, सब चीज़ मिला के, ठीक है। रिवर का इफेक्ट, खुद का मेहनत, रिवर का मेहनत, सब मिला के इतना है, मैन के पास इतना है, ठीक है। और मैन का वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू रिवर करंट हो जाएगा इतना, ये, ठीक है ना। अब अगर रिवर क्रॉस करने की बात हो रही है ना, तो क्रॉस करने में तो सिर्फ ये मदद कर सकता है रिवर को, ये वाला तो खाली रिवर के पैरेलल आपको ले जाएगा। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप जिस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे वहीं पे, मतलब वहीं से आप राइट की तरफ साइड होते जाओगे, थोड़ा भी दूसरे बैंक की तरफ मूव ही नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो यही चीज़ जो है आपको रिवर क्रॉस करने में मदद करेगी, या मैन को रिवर क्रॉस करने में मदद करेगी, है ना। तो टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर हो जाएगा वही टू डायमेंशनल कॉन्सेप्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई डिवाइडेड बाय वेलोसिटी अलॉन्ग वाई, है ना। वाई के अलॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसमें सिर्फ वाई के अलॉन्ग वाला वेलोसिटी मदद कर सकता है, एक्स वाला और जेड वाला मदद नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो वाई के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो मैन किसी पाथ से रिवर के इस पॉइंट पे पहुंच जाए, अपोजिट बैंक में पहुंच जाए, मान लो इस पाथ से पहुंचा है, लेकिन भले उसका डिस्प्लेसमेंट टोटल इतना है, लेकिन वाई के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट तो रिवर के विड्थ के बराबर ही है ना, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई जब रिवर क्रॉस कर चुका होगा, चाहे किसी पाथ से क्रॉस करे, वाई के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा मैन का, डब्ल्यू, है ना। और वेलोसिटी अलॉन्ग वाई क्या है, वाई के अलॉन्ग वेलोसिटी कितना है, वी एम आर कॉस थीटा। तो टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर हमेशा इतना होगा, विथ ऑफ रिवर डिवाइडेड बाय वी एम आर वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर इंटू कॉस थीटा। थीटा याद रखना, नॉर्मल टू द रिवर, नॉर्मल टू रिवर करंट के साथ जो वी एम आर एंगल बनाएगा उसको थीटा बोलेंगे, ठीक है। ओके, अब यही चीज़ बुक में साइन थीटा के फॉर्म में, तो मतलब समझ लेना थीटा यहाँ से लिया गया है या यहाँ से लिया गया है, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा ऑफ दिस एंगल और साइन थीटा ऑफ दिस एंगल सेम है ना, साइन ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू साइन ऑफ दिस एंगल, है ना, जो भी है। अब मिनिमम टाइम निकालना है, तो इसको अगर मिनिमाइज करना है तो विथ ऑफ रिवर तो आप चेंज नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में, ठीक है। और मैन का जो स्ट्रेंथ है, स्विमिंग का कैपेबिलिटी है, वो अगर चेंज नहीं कर रहे, तो टाइम टेकन टू मिनिमाइज, मतलब
अगर डब्ल्यू और विथ ऑफ रिवर और वी एम आर को कांस्टेंट रखते हुए अगर आपको टाइम को मिनिमाइज करना है तो आप मैन चूज कर सकते हैं किस डायरेक्शन में वो एफर्ट्स लगा रहा है स्विम करने का, ठीक है ना। तो कॉस थीटा यानी वेरी करा सकते हैं ना, मैन के विल के ऊपर डिपेंड करता है किस डायरेक्शन में एफर्ट लगा रहा है, ठीक है ना। तो कॉस थीटा जब मिनिमम होगा तभी ये वाला चीज़ मैक्सिमम, कॉस थीटा जब मैक्सिमम होगा तभी ये वाली चीज़ मिनिमम होगी, ठीक है ना। तो टाइम टेकन का मिनिमम वैल्यू कब होगा, जब कॉस थीटा मैक्सिमम हो। कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है 1, और कॉस थीटा 1 कब हो जाता है, थीटा 90 डिग्री, थीटा जब 0 डिग्री है, ठीक है ना। तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा उस समय, तो डब्ल्यू बाय वी एम आर, है ना। अब कॉस थीटा इक्वल टू 1 वाला सिचुएशन तो ये दिखेगा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 मतलब क्या, थीटा इक्वल टू 0। तो थीटा इक्वल टू 0 वाला सिचुएशन ऐसा है, मतलब मैन जो है अपना एफर्ट किस तरफ लगा रहा है, रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर लगा रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना, ऐसे नहीं जाएगा, वो दिखेगा नहीं ऐसे जाते हुए, क्योंकि मैन खुद का एफर्ट इस तरफ लगा रहा है जाने के लिए, लेकिन रिवर उसको राइट की तरफ तो थोड़ा या जो भी है रिवर के फ्लो को डिपेंड करता है, राइट की तरफ थोड़ा तो उसको ड्रिफ्ट करवाएगी ना, ठीक है। तो मैन का ओवरऑल वेलोसिटी ऐसा कुछ दिखेगा, तो मैन इस पाथ के लॉन्ग जाते हुए दिखेगा, भले वो जाना चाहता है इस तरफ, स्विम स्ट्रोक्स लगा रहा है इस तरफ, लेकिन रिवर्स को ढकेल देगा राइट की तरफ थोड़ा, तो हमेशा ऐसे जाएगा वो, मतलब या इस तरफ जाते हुए दिखेगा, ठीक है ना। तो ये मैन का पाथ रहेगा, अगर शॉर्टेस्ट टाइम में उसको रिवर क्रॉस करना है तो इस लाइन के लॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब थीटा इक्वल टू मैन को स्ट्रोक्स लगाना होगा परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो जिस तरफ होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर मैन अपना स्ट्रोक्स लगाए तब वो मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस कर लेगा, ठीक है। ओके, अब दूसरा केस रहता है शॉर्टेस्ट पाथ या जीरो ड्रिफ्ट, है ना। अब जीरो ड्रिफ्ट मतलब क्या, मैन जो है जहाँ से स्टार्ट किया ना उसके डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट में पहुंच जाए दूसरे बैंक पे, ठीक है ना, यानी उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जीरो करना है यानी एस एक्स जीरो करना है। अब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तभी जीरो होगा जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट जीरो हो, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट कितना था, इतना था, तो इसको जीरो रखना है हमें, ठीक है। तो वी आर माइनस वी एम आर साइन थीटा जीरो हो जाएगा, तो साइन थीटा का वैल्यू इतना आ गया, है ना। सबसे पहली बात, साइन थीटा तो लेस देन 1 हो सकता है ना, साइन थीटा के लिए ग्रेटर देन 1 तो होता नहीं देंगे। तो ये केस तभी पॉसिबल है, ये रिजल्ट तभी पॉसिबल है जब जीरो ड्रिफ्ट, यानी तभी पॉसिबल है जब वी आर की वैल्यू स्मॉल हो वी एम आर से। अगर ये इससे बड़ा हो गया, वी आर बड़ा हो गया, तो ये चीज़ ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो अगर रिवर का फ्लो स्पीड मैन का स्पीड इन स्टिल वाटर से कम रहेगा तभी ये वाला पाथ पॉसिबल होगा, याद रखना। ये उतना इंपॉर्टेंट पाथ पॉइंट नहीं है नीट के कंसिडरेशन, तभी मैं बता दिया, ठीक है। ओके, तब इस केस में मैं एक एग्जांपल दिया हूँ सिंपल। अगर मैन का स्विमिंग कैपेबिलिटी है स्टिल वाटर में 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब अगर वाटर रुका रहे तब मैन 5 मीटर पर सेकेंड से स्विम कर सकता है, ठीक है। तो मैन को कितने एंगल पे स्विम करना चाहिए या कितने एंगल पे स्ट्रोक्स लगाना चाहिए ताकि वो रिवर को इस पाथ के लॉन्ग क्रॉस कर पाए, जो कि शॉर्टेस्ट पाथ है टू क्रॉस द रिवर, ठीक है। तो मैन क्या करेगा, अपना वेलोसिटी को ऐसा डायरेक्शन में एडजस्ट करेगा, मैन का जो रिलेटिव वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू रिवर उसको ऐसा डायरेक्शन में एडजस्ट करेगा कि उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिवर के कारण जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है या रिवर का वेलोसिटी उसको कैंसिल कर दे, है ना। तो मैन का जो 5 है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर 4 हो जाए, रिवर का स्पीड भी यहाँ पे फ्लोर है तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो मैन का कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नेट जीरो हो गया ना। रिवर उसको 4 से राइट की तरफ ले जाना चाहता है और मैन का खुद का जो एफर्ट है उससे उसको 4 से लेफ्ट की तरफ मिल जा रहा है, तो लेफ्ट और राइट एग्जैक्टली मैच कर गए, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बचा, सिर्फ 3 बचा। याद रखना, मैन के एफर्ट के कारण 4 भी है 3 भी है और रिवर के एफर्ट के कारण 4 है, तो ये 4 तो मैन को रिवर देगा और ये 4 मैन के खुद के एफर्ट के कारण है, तो ये दोनों 4 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा। तो इफेक्टिवली मैन सिर्फ ऐसे जाते हुए दिखेगा हमें। मैन याद रखना इस तरफ जाना चाहता है लेकिन रिवर उसको राइट की तरफ ढकेल के ओवरऑल कुछ ऐसा जाए, ठीक है ना। तो इस केस में शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। तो जहाँ थीटा आप देख सकते हो आराम से, साइन थीटा क्या हो जाएगा, दिस बाय दिस, ये लेंथ कितना है 4 है और ये लेंथ कितना है 5 है, तो 4/5। इस फॉर्मूला से भी देख लो ना, वी आर वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है 4, पुट कर दो, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर 5, 4/5, ठीक है। तो मैन का वेलोसिटी उसको ऐसा, या मैन का एफर्ट को ऐसा अलाइन करना है उसको कि उसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिवर को के फ्लो को कैंसिल कर दे, ठीक है बस। तो आई होप ये थ्योरी वाला पार्ट समझ में आया होगा। जो भी चीज़ अगर आपको लग रहा है समझ में नहीं आई है या मैंने डिस्कस नहीं किया है वो क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलो क्वेश्चन में जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर ए एंड बी एंड सी आर 3, 4 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का सम वेक्टर सी के बराबर है, ठीक है ना। तो याद रखना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा से निकालते हैं, है ना। तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू वेक्टर c का मैग्नीट्यूड, है ना, और c का मैग्नीट्यूड कितना है 5 है, ठीक है। तो अगर सिंप्लीफाई करें यहाँ पे इसको तो कॉस थीटा आपको क्या मिल जाएगा 0, मतलब थीटा क्या हो गया
90 डिग्री और π/2 रेडियन, ठीक है। तो यहाँ रेडियन बोलना चाहिए था, एंगल 15 भी कितना π/2 डिग्री की रेडियन तो बताना पड़ेगा ना। समझ में आई बात। सिंपली आप ऐसे भी सोच सकते थे बिना अगर कैलकुलेशन किए, 3 और 4 लेंथ का वेक्टर को ऐड करके 5 मिल रहा है, मतलब दोनों परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि आपको पता है 3 4 5 जो है पाइथागोरस फॉलो करता है ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में आता है, ठीक है। तो एंगल बिटवीन वेक्टर एंड वेक्टर भी कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज थीटा, तो वैल्यू ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट, ठीक है। ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब आपको नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही चीज़ का मतलब पूछ रहा है ना, ए डॉट बी क्रॉस ए, ठीक है। अब बी क्रॉस ए जो होगा ये ए डॉट बी क्रॉस ए, ठीक है। याद रखना बाय डेफिनेशन बी क्रॉस ए जो होता है वो बी के ही परपेंडिकुलर होता है, ए के ही परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये वाला वेक्टर जो है परपेंडिकुलर टू ए है, तो अगर बी क्रॉस ए परपेंडिकुलर टू ए है तो उसका डॉट प्रोडक्ट ए के साथ क्या हो जाएगा 0। अगर कोई चीज़ ए के परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट उनका क्या हो जाएगा 0, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, ठीक है, और कॉस 90 0 होता है। तो बी बाय डेफिनेशन बी क्रॉस ए विल बी परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज बी, लेकिन उसका जरूरत नहीं वो बोलने का, बी क्रॉस ए के परपेंडिकुलर है। और अगर बी क्रॉस ए का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ किए तो जैसे अगर आपको अजीब लग रहा है तो मान लो बी क्रॉस ए का नाम सी है, सी वेक्टर, तो सी डॉट ए है ना। अब सी वेक्टर जो है वो बी क्रॉस ए के बराबर, मतलब सी वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है, यानी सी वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है, मतलब सी डॉट ए 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। अगर आपको ड्रॉ करके दिखाना तो मैं दिखा भी सकता हूँ। बी क्रॉस ए मान लो ये बी है, ये ए है, ये ए वेक्टर या ये बी वेक्टर है ना, तो बी क्रॉस ए अगर आप देखोगे तो इस तरफ आएगा, तो ये वेक्टर ए के ही परपेंडिकुलर है, बी के ही परपेंडिकुलर है ना। और देख लो ए के परपेंडिकुलर है तो ये चीज़ का डॉट प्रोडक्ट भी तो क्या हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। A bus is moving on a straight road towards north with uniform speed 50 km/h. The speed remains unchanged after turning through 90 degree. Then the increase in the velocity of the bus in the turning process. ठीक है, ये एक गलत लैंग्वेज यूज़ की है, यहाँ पे इनको चेंज इन वेलोसिटी बोलना चाहिए। वेक्टर क्वांटिटी में कभी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता, भले हम लोग बोल देते हैं लेकिन चेंज इन वेलोसिटी होता है ना, ठीक है। तो आपको सिंपली चेंज इन वेलोसिटी पूछा है, इंक्रीज इन वेलोसिटी मतलब चेंज होना चाहिए, भले ऑब्वियस नहीं है लेकिन यही है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या है 90 डिग्री से टर्न हो गया तो पहले नॉर्थ की तरफ जा रहा था ना, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है नॉर्थ की तरफ है 50, ठीक है। 90 डिग्री से टर्न हो गया, अब इस तरफ टर्न हुआ है या इस तरफ वो बताया नहीं गया, तो कहीं भी ले लो, मैं इस तरफ मान लेता हूँ, ठीक है। ये फाइनल वेलोसिटी है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो फाइनल वेलोसिटी को ऐसे लिख दो, इनिशियल वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ है तो उसका नेगेटिव है ना, माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी उसका उल्टा कर दो, ये हो गया माइनस यू वेक्टर और ये हो गया वी वेक्टर, ठीक है। दिस इज नथिंग बट वी को ऐड करना है माइनस यू वेक्टर के साथ, है ना, ठीक है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आपको मिलेगा ये, ठीक है। वेस्ट बोला है क्या, यहाँ नहीं बोला है लेकिन ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है ना। तो वो 90 डिग्री वेस्ट, वेस्ट सब जगह वेस्ट दिया है ना, हाँ ठीक है, ईस्ट वेस्ट तो हम लोग वही माने भी, ये वेस्ट है ये नॉर्थ है ना, ठीक है। तो पहले नॉर्थ की तरफ जा रहा है फिर वेस्ट की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ भूला ही नहीं है कहीं भी, ठीक है, पहले ऑप्शन में दे दिया है ना। तो ये जो रिजल्ट आया है ये आपका चेंज इन वेलोसिटी है ना, ये फाइनल वेलोसिटी और ये इनिशियल वेलोसिटी का उल्टा यानी नेगेटिव माइनस यू, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो यही आपका v माइनस यू या डेल्टा वी, ठीक है। तो डेल्टा वी किस तरफ है, तो ये डायरेक्शन एग्जैक्टली 45 डिग्री है टू वेस्ट एंड 45 डिग्री है टू ये साउथ, है ना। तो इसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन बोलेंगे, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में 50√2, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 50√2 है ना, तो 70 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। और ये डायरेक्शन कौन सा है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है ना, ये आपका वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, तो ये एग्जैक्टली 45 डिग्री वाले को साउथ वेस्ट बोलेंगे, है ना। साउथ और वेस्ट के एकदम बीचों बीच वाला डायरेक्शन को साउथ वेस्ट बोलेंगे, ठीक है। टू बॉडीज ऑफ सेम मास आर प्रोजेक्टेड विथ सेम वेलोसिटी ने सेम स्पीड बोलना चाहिए था, क्योंकि एंगल अलग अलग फेंक रहे तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी डिफरेंट हो गया, तो सेम वेलोसिटी कैसे हो सकता है, तो सेम स्पीड, वही नीट में सब गलतियाँ होती रहती है। 30 एंड 60 डिग्रीज रिस्पेक्टिवली द रेशियो ऑफ देयर हॉरिजॉन्टल रेंजेस विल बी, तो हमें रेंज का रेशियो पूछा है, ठीक है ना। अब रेंज जो होता है उसमें u² आता है sin 2θ/g आता है। अब ये तो दोनों केस में सेम रहेगा, दोनों को सेम स्पीड से फेंके है, स्पीड होना चाहिए, ठीक है, करेक्ट ये होगा। लेकिन नीट में सब गलती होती रहती है, और जी दोनों को अर्थ पे फेंक रहे दोनों के लिए जी का वैल्यू भी सेम रहेगा। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों केस में ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, तो r प्रोपोर्शनल टू sin 2θ,
ठीक है, मतलब ये चीज़ दोनों केस में सेम रहेगा, यानी कांस्टेंट रहने वाला है दोनों केस में, मतलब आर प्रोपोर्शन टू साइन थीटा। ठीक है, तो फर्स्ट केस का रेंज डिवाइडेड बाय सेकंड केस का रेंज, साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ एंगल फर्स्ट केस में कितना है 30 डिग्री, ठीक है, और सेकंड केस में एंगल कितना है 60 डिग्री, है ना। तो ये कितना हो जाएगा साइन 60 बाय साइन 120, ठीक है। और आपको पता हो तो साइन 120 और साइन 60 इक्वल होता है, क्योंकि साइन 120 को आप 80 माइनस 60 लिख सकते हो, और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो ये 1 आएगा, है ना। अब इसको ऐसे भी कर सकते थे आप, 30 प्लस 60 क्या होता है 90 डिग्री। तो अल्टरनेट मेथड क्या था कि 30 एंड 60 और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम होता है अगर स्पीड सेम होती है ना, देयरफॉर आर इज सेम यू, ठीक है। दोनों का इनिशियल स्पीड सेम है तो रेंज भी सेम होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे फेंके, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है। द मैक्सिमम रेंज ऑफ ए गन ऑफ हॉरिजॉन्टल टेरेन इज 16 किलोमीटर इफ जी इज 10, तो वेलोसिटी ऑफ शेल क्या होगा, मतलब गोली कितने स्पीड से गन से बाहर निकली अगर उसका मैक्सिमम रेंज इतना है। तो रेंज का फॉर्मूला हम लोग देखे थे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब रेंज का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, अगर यू और जी को चेंज नहीं कर सकते हम लोग, तो अगर आपके पास ऑप्शन है कि किस एंगल पे चीज़ों को फेंके, किस एंगल पे प्रोजेक्टाइल को फेंके कि रेंज मैक्सिमम है, यानी इसको खाली वेरी कर सकते हो, तो इस चीज़ का मैक्सिमम वैल्यू होगा। और साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, कोई भी एंगल का जो साइन है वो कितना हो सकता है 1, तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है 1, ठीक है। तो यानी रेंज का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया यू स्क्वायर बाय जी, है ना। ओके तो रेंज का मैक्सिमम वैल्यू आपको दे दिया 16 किलोमीटर यानी 16,000 मीटर इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी। तो यू का वैल्यू हो जाएगा 16, 1 2 3 4, यू का वैल्यू हो जाएगा 400 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फैन हैज़ ब्लेड्स ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर measured from the axis of rotation. If the fan is rotating at 120 revolutions per minute, acceleration of a point on the tip of the blade is okay. अब क्वेश्चन में बोल दिया गया फैन का रोटेशनल स्पीड इतना है और एक ही स्पीड बताया गया, मतलब कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो सिंस एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0, है ना। टेंजेंशियल तभी आता है जब एंगुलर स्पीड चेंज हो रहा हो, ठीक है, या लीनियर स्पीड चेंज हो रहा हो, देखी बात है, एंगुलर स्पीड चेंज होगा तो लीनियर स्पीड भी चेंज होगा, तो टेंजेंशियल 0 है, ठीक है। ओके, तो खाली हमें यानी एक्सेलरेशन पूछा गया, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है ना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब सेंटर के तरफ वाला एक्सेलरेशन, है ना। तो सेंटर के तरफ वाला एक्सेलरेशन जो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो 0 है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है, ये होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। ओमेगा का वैल्यू दिया गया है, लेकिन ऐसा यूनिट नहीं है, रेवोल्यूशन पर मिनट है, तो इसको रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो जो ओमेगा है ये 120 रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी फॉर एवरी 1 मिनट ये 120 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। एक रेवोल्यूशन मतलब 2 पाई रेडियन और 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स, है ना। तो हो जाएगा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, तो इसको यहाँ पुट करेंगे, ओमेगा हो जाएगा 4 पाई का स्क्वायर इंटू आर, रेडियस कितना है 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3 है। तो ये आपके पास हो जाएगा चलो मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं मेहनत क्यों करना चाहूँ, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। 47.3 ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है ना। तो अप्रॉक्सीमेटली 47.3 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो बी को मैं मार्क कर दिया, है ना। मिल्क इज चर्न्ड, क्रीम गेट सेपरेटेड ड्यू टू सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, फ्रिक्शनल, ग्रेविटेशनल। चलो ये दोनों तो पक्की बात है गलत है ना। अब आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से देख रहे हो। तो एक्चुअली में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है ये थ्योरी में डिस्कस नहीं किया, चलो अभी कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप रोटेटिंग फ्रेम में बैठते हो, है ना, रोटेटिंग फ्रेम में बैठेंगे तो जो सूडो फोर्स यूज़ करते हैं उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं ना, रेडियल डायरेक्शन में सूडो फोर्स, ठीक है, जो भी है। तो सपोज आप भी किसी कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, आप भी उसी एंगुलर स्पीड से गोल घूम रहे हो, तो आप उस पार्टिकल पे जो सूडो फोर्स लगाओगे वो ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस, यही सूडो फोर्स मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, से पार्टिकल आपको हमेशा एक ही पोजीशन पे दिखेगा, क्योंकि आप खुद गोल घूम रहे हो ना ओमेगा से, तो पार्टिकल भी आपको वहीं पे हमेशा दिखेगा। आप यहाँ से घूम के इस तरफ फेस करने लगे तो पार्टिकल उतनी देर में यहाँ पे, क्योंकि दोनों का ओमेगा सेम है, ठीक है, ऐसा कुछ समझ लो, है ना। तो ये हो गया आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है,
ठीक है ना। अब बोलोगे बराबर होता है तो सर्कल में कैसे घूम रहा है, आपको देखोगे तो आप इसको सर्कल में नहीं देख रहे हो ना, आप तो इसको स्टेशनरी देख रहे हो इस पार्टिकल को, इसको सर्कल में घूमते हुए दिखेगा ग्राउंड पे कोई बैठा हुआ आदमी, ठीक है, जो ना चल रहा है ना घूम रहा है ना, उसको दिखेगा पार्टिकल सर्कल में चलते हो, तो उसके लिए वो बोलेगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ये अपना पाथ ऑफ मोशन चेंज कर पा रहा है, ठीक है। वैसे ये जो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वहाँ पे तो ये पार्टिकल रेस्ट पे, तो ठीक है, मतलब इतना डिटेल में नहीं जानना है। ये क्वेश्चन जो है आप इसमें सिंपली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मान लो, क्योंकि वही फोर्स होता है अवे फ्रॉम सेंटर, ठीक है, भले वो स्यूडो फोर्स है लेकिन वही रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम में वही फोर्स होता है अवे फ्रॉम सेंटर, तो इसलिए क्रीम जो है आउट बाहर, मतलब जो है क्रीम गेट सेपरेटेड ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। इसको मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फिर पूरा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अच्छे से बताना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं बताना चाहता क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगर आपको जानना है ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में तो मेरे जेई वाला मेन या एडवांस वाला वीडियो देख लेना, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, आप खाली इसको रट लो कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर ये होता है ना। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स, तो एंगल बिटवीन दो वेक्टर्स क्या होगा, ठीक है। तो दोनों वेक्टर का सम और डिफरेंस इक्वल है, तो सम ऑफ टू वेक्टर्स मैग्नीट्यूड और डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो इनका स्क्वायर भी इक्वल होगा, है ना। तो इसका स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और नेगेटिव ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा होता है ना। याद रखना वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल अगर थीटा है तो वेक्टर ए और माइनस ऑफ वेक्टर बी के बीच में एंगल 180 माइनस थीटा होगा, तो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा लेंगे तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली आप याद रखो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इसका स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। अब यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, 4ab कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब ना ही 4 0 है, नहीं वेक्टर ए का लेंथ 0 है, नहीं वेक्टर बी का लेंथ 0 है, मतलब कॉस थीटा 0 है, मतलब थीटा 90 डिग्री है ना। अगर ये 0 नहीं, ये 0 नहीं, ये 0 नहीं है, इसका मतलब कॉस थीटा ही 0 होगा, कॉस थीटा 0 कब होगा, थीटा 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब इस चीज़ को आप सिंपल तरीके से ऐसे सोच सकते थे, अगर आप ज्योमेट्रिकली सोचते तो याद रखना सब्ट्रैक्ट करना मतलब उल्टा करके ऐड करना, ठीक है। तो अगर ये वेक्टर ए है, ठीक है, तो वेक्टर बी अगर ऐसा होगा तो उसको उल्टा करके ऐड करेंगे, तो ये वेक्टर बी है, ये माइनस ऑफ वेक्टर बी है ना। तो ए प्लस बी आप करोगे तो ऐसा आएगा, ये वेक्टर ए प्लस बी हो गया, ज्योमेट्रिकली हम लोग सोच रहे हैं तो ये ए प्लस बी हो गया, है ना। और ए और माइनस बी को ऐड करो, मतलब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करो तो कुछ ऐसा आएगा। ऑफकोर्स दोनों डिफरेंट लेंथ के हैं लेकिन ये दोनों लेंथ इक्वल हो जाएंगे अगर ए और बी परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है ना। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एंगल ए और बी के बीच का एंगल डिफरेंट है, ए और माइनस बी के बीच का एंगल डिफरेंट है। अगर दोनों सेम हो जाता, ठीक है, अगर ए और बी 90 डिग्री पे है तो ए और माइनस बी भी 90 डिग्री पे होगा। फिर देखो ए प्लस बी इतना, ए माइनस बी भी उतना ही, वेक्टर ए और ए वेक्टर माइनस बी दोनों को ऐड करेंगे तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है, ओके। तो यहाँ से वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच एंगल कितना 90 है, ठीक है। तब जाके ए प्लस बी का लेंथ और ए माइनस बी का लेंथ इक्वल आ रहा है, तो इस वेक्टर का लेंथ और इस वेक्टर का लेंथ इक्वल आएगा, ठीक है। रिजल्टेंट ऑफ ए क्रॉस 0 विल बी 0, ठीक है, ए क्रॉस 0, ओके। अब क्रॉस यहाँ पे यूज़ कर रहा है, ये तो खाली नाटक का क्वेश्चन है, क्रॉस यूज़ कर रहा है इसका मतलब क्या है कि आपका क्रॉस प्रोडक्ट की बात हो रही है, क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट बाय डेफिनेशन वेक्टर आता है, तो 0 वेक्टर बोल दो, है ना। वैसे यहाँ पे अगर सही करना है तो इसको 0 को भी वेक्टर फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, 0 वेक्टर होना चाहिए, है ना, ठीक है, ओके। तो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए क्रॉस 0 विल बी 0 वेक्टर, ठीक है। अगर एक क्रॉस प्रोडक्ट वाला क्रॉस है, वैसे नीट गलती कर सकते हैं, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन वाला है तभी नॉर्मल 0 भी हो सकता है, तब उस केस में ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है सब चीज़ें, एकदम बेकार क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी ड्यूरिंग द 4th एंड द 3rd सेकेंड, तो आपका क्या बोलते हैं 1 डायमेंशनल मोशन का है, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पे आ चुका है मैं कर रहता हूँ, मैं जिस बुक से लिया हूँ वो बुक वालों ने गड़बड़ी की है, एनीवेज इसको डिस्कस कर ही लेते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड का फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन बाय 2 2n-1 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। यही अगर अभी तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4th सेकेंड बाय 3rd सेकेंड, तो a/2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2n-1 एन के लो 4 यूज़ कर लो और 3rd सेकेंड के लिए एन के लो 8 में से 1 गया 7, 6 में से 1 गया 5, 7/5, ठीक है। एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स विल बी, ठीक है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो अब दिस डॉट दिस करेंगे, ओके। हाँ, अब आई जे के में डिस्कस नहीं किया, यूनिट वेक्टर, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो है 1 यूनिट है ना, मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो, ठीक है, उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। मतलब 1 न्यूटन फोर्स जो होगा वो यूनिट फोर्स हो गया,
1 मीटर लेंथ जो होगा यूनिट 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट जो होगा यूनिट डिस्प्लेसमेंट हो गया आंसर, ठीक है ना। ओके, तो यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड जिस वेक्टर का 1 यूनिट हो उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक्स के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आई कैप बोलते हैं। एक्स के अलॉन्ग 1 यूनिट लेंथ का जो वेक्टर रहेगा, वैसे वाई के अलॉन्ग इतना और जेड के अलॉन्ग इतना, एक्स वाई जेड, ठीक है। वैसे जेड इस तरफ होना चाहिए, है ना, मैं बताऊंगा क्यों, ठीक है। ए यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स वाई और जेड, ठीक है ना। अब डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो ए डॉट बी अगर आप निकालोगे तो जब भी वेक्टर्स को आई जे के फॉर्म में दिया गया है, मतलब ऐसा वेक्टर है जिसका आई के अलॉन्ग 3 यूनिट का कंपोनेंट आ रहा है, जे के अलॉन्ग 4 का आ रहा है, और के अलॉन्ग जो मैं यहाँ दिखा नहीं सकता, इसे यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकता, उसके अलॉन्ग 5 का आ रहा है, ठीक है ना। ओके, तो ए डॉट बी जब आप करोगे तो खाली आई वाले पार्ट को आई वाले पार्ट से मल्टीप्लाई कर देना, तो 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू यहाँ -5 है ना। तो जब भी डॉट प्रोडक्ट करना है आई जे के फॉर्म में वेक्टर दिया गया है, तो आई पहला वेक्टर का आई को दूसरे वेक्टर का आई से मल्टीप्लाई कर देना बस, है ना, आई वाला कंपोनेंट को, है ना, आई वाला कोफिशिएंट को, ठीक है। तो 9 16 25, 25 में से 5 25 गया 0, ठीक है। तो ए डॉट बी क्या है, 0 है। अब ए डॉट बी आपको पता है ए बी कॉस थीटा होता है, तो ए बी कॉस थीटा 0 है। वेक्टर ए का लेंथ तो आप देख सकते हो यहाँ से, वेक्टर ए का लेंथ कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, है ना। जब भी कॉम्पोनेंट के फॉर्म में हो तो इनको कर देंगे, ठीक है ना। तो वेक्टर ए का लेंथ निकालना है अगर, तो ये भी थ्योरी वाला पार्ट हो गया, ये छूट गया था, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ओके, है ना, तो ये थ्योरी वाला पार्ट है, ठीक है। ये एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर, ये वाई कॉम्पोनेंट, जेड कॉम्पोनेंट जो भी है, ए भी लेंथ में 0 नहीं है, बी का लेंथ भी 0 नहीं है, मतलब कॉस थीटा 0 है। कॉस थीटा 0 कब होता है, 90 डिग्री पे होता है, यानी थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स कितने 90 डिग्री, क्योंकि उनका क्रॉस डॉट प्रोडक्ट 0 है, मतलब वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। वेलोसिटी, टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट सबका डायरेक्शन होता है। बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन विद ए स्पीड ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड इन ऑर्डर टू हिट अ टारगेट विच इज 100 मीटर अवे, ठीक है। तो एक गन है, गन से एक टारगेट है जो कि 100 मीटर दूर है, कुछ बोला नहीं गया तो ज़मीन पे ही ले लेते टारगेट को, तो बुलेट भी ज़मीन से फायर हो रहा है, टारगेट भी ज़मीन पे, ठीक है। ये 100 मीटर दूरी है इनके बीच का, है ना। एट वाट हाइट अबव द टारगेट शुड द गन बी एम्ड, तो बुलेट किस तरफ बुलेट निकलना चाहिए, ठीक है, हाइट। तो मान लेते हैं कि बुलेट को थीटा एंगल पे फायर करना पड़ा, ठीक है। तो टारगेट के ऊपर एक वर्टिकल लाइन खींच दे ऐसे, तो ये चीज़ कहाँ पे ये होगी, ठीक है। मतलब थीटा का वैल्यू आपसे पूछा गया है ना, थीटा का वैल्यू नहीं सॉरी, ये वाला हाइट पूछा गया है, ठीक है। यही पॉइंट तो है, अगर आप बुलेट को इधर एम करोगे, यानी बुलेट गन को इस डायरेक्शन में रखते हुए फायर करोगे, तब बुलेट टारगेट को हिट करेगा, ठीक है। समझ में आई बात, ओके। तो थीटा पता चल जाएगा तो हाइट ही पता चल जाएगा, तो पहले थीटा निकाल लेते हैं, ठीक है ना। ओके, जी का वैल्यू दे दिया है ना, तो रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। रेंज का वैल्यू कितना है 100, है ना, यू तो हमें पता है 1000 साइन 2 थीटा बाय जी, ठीक है। साइन 2 थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा 1/1000। अब इतना छोटा एंगल है ये कि साइन थीटा को आप थीटा से, साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, अब ये जो हाइट है ये हो जाएगा सिंपली इस ट्रायंगल से, अब बोल सकते हो थीटा का वैल्यू अगर आपको पता है, तो ये हाइट अगर h है, या इस हाइट को मैं y बोलूँ, ठीक है। आपका y का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से y हो जाएगा आपका y/100 इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा जो होगा साइन थीटा के बराबर होगा इफ थीटा इज स्मॉल। थीटा छोटा होता है तो साइन थीटा, tan थीटा और साइन थीटा सब दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है ना। ओके, इस ट्रायंगल से थीटा स्मॉल नहीं दिख रहा, लेकिन एक्चुअली में थीटा बहुत स्मॉल होगा, है ना, क्योंकि यहाँ से हमें पता चल गया, ठीक है ना। तो साइन 2 थीटा का वैल्यू 2 थीटा के बराबर, या यहाँ पे आप बोल दो सिंपली थीटा लिख दो, ठीक है, क्योंकि मैं थीटा के टर्म्स में वहाँ पे दिखाने वाला हूँ, है ना। तो tan थीटा थीटा के बराबर होगा, थीटा स्मॉल है तो, ठीक है ना। और थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना है 1/2000, थीटा इज 1/2000, ठीक है। तो इस थीटा को यहाँ पे यूज़ कर लो, 1/2000 है ना। तो y/100 इज इक्वल टू tan थीटा विच इज थीटा, थीटा क्या है 1/2000, ठीक है। तो y का वैल्यू हो जाएगा 1/20 मीटर
यानी 5 सेंटीमीटर। तो आंसर आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। ये ठीक क्वेश्चन था नीट के लेवल के हिसाब से, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा अलग था। जैसे बाकी क्वेश्चन देखते हैं सिंपली थीटा पूछता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है किस हाइट पे हम लोग को एम करना चाहिए, है ना, टारगेट के ऊपर किस पॉइंट को एम करना चाहिए ताकि टारगेट को हिट कर सके। याद रखना एम उधर करेंगे, अगर ग्रेविटी नहीं तो तब तो ऐसे चल जाता बुलेट, यहाँ पे जाके हिट करता है ना, यहाँ पे चल जाता, इसको क्रॉस करता, लेकिन ग्रेविटी है तो ऐसे जाके यहाँ आएगा। ठीक है, तो पाथ ऑफ बुलेट याद रखना ऐसा है, ये मत सोचना कि बुलेट का पाथ ये है, ये है पाथ ऑफ बुलेट। ठीक है, बुलेट्स पाथ इनके इधर, इसलिए ऐसा गया है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगा, ओके किस तरफ भी होगा ये भी बोला गया। ठीक है ना, तो पोजीशन वेक्टर इतना है, तो अगर आप वेलोसिटी वेक्टर निकालोगे, वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन, है ना, ये तो डिफरेंशिएशन ही है ना, तो इसको डिफरेंशिएट करें तो कॉस ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करें तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, है ना, और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा कॉस ओमेगा टी होता है। ठीक है, वेलोसिटी का आई वाला पार्ट इतना है, जी वाला पार्ट इतना है। ठीक है ना, तो अगर आप वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट लोगे आर के साथ तो उनके बीच का एंगल पता चल जाएगा। एंगल क्यों पता कर रहे हैं, क्योंकि हर डायरेक्शन वही बोला गया, पैरेलल टू पोजीशन वेक्टर, परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर एंड सो ऑन, वैसा करके यहाँ पे वो बोला गया क्वेश्चन, मतलब ऑप्शंस। ठीक है ना, तो हम लोग वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल निकाल लेते हैं। ठीक है, ओके, तो वेलोसिटी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ, तो वेलोसिटी वेक्टर का आई वाला पार्ट कितना है, इतना है, और इसका आई वाला पार्ट इतना है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर ओमेगा कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, है ना, ये वाला पार्ट मल्टीप्लाइड बाय इसका आई वाला पार्ट, है ना, ओके, प्लस इसका जे वाला पार्ट और इसका जे वाला पार्ट को मल्टीप्लाई करें तो फिर से ए इंटू ए स्क्वायर ओमेगा कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो देखो ये दोनों मिलके तो जीरो हो गया, है ना, यानी वी डॉट आर जीरो है, मतलब वी एंड आर आर परपेंडिकुलर, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, मतलब वी एंड आर आर परपेंडिकुलर। वेलोसिटी और रेडियस परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर, आर क्या है आपका पोजीशन वेक्टर। ठीक है, a body is whirled in a horizontal circle of radius 20 cm if it has angular velocity of 10, what is the linear velocity। ठीक है, तो linear velocity होता है angular velocity into radius, angular velocity है 10, radius है 0.2, 20 सेंटीमीटर तो 0.2 मीटर, है ना, तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन 16 में टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय रिजिड रॉड ए बी, ओके, द रॉड स्लाइड्स अलॉन्ग परपेंडिकुलर रेज एज शोन। ठीक है, तो एक रॉड है, उसके एंड्स में एक एंड में बी को बांध दिए, दूसरे एंड में ए को अटैच कर दिए, और रॉड को जो है एक वॉल और ग्राउंड के अगेंस्ट रख दिए तो स्लिप कर रहा है। ठीक है ना, ये वाला एंड नीचे स्लाइड करेगा, ये वाला एंड राइट की तरफ स्लाइड कर रहा है। द वेलोसिटी ऑफ ए टू द राइट इज 10 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी व्हेन एंगल इज अल्फा। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेसिकली हम लोग क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है, रॉड का लेंथ तो चेंज नहीं हो सकता टाइम के साथ। ठीक है, रॉड का लेंथ टाइम के साथ चेंज नहीं हो सकता, तो अगर रॉड का लेंथ एल है तो आप बोल सकते हो ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस, मैं इसको दो मेथड से दिखाऊंगा, है ना ये। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करें अगर टाइम के रिस्पेक्ट में, ये तो हमेशा है ना, ये क्वेश्चन हमेशा ट्रू है, चाहे रॉड कितना भी ऐसा हो जाए, वाई का वैल्यू कितना भी घट जाए, एक्स का वैल्यू कितना भी बढ़ जाए, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एल स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है ना, अब इसको डिफरेंशिएट करें। ठीक है, तो डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं, है ना, सपोज मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा 2x 2y, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई इतना है, और विद रिस्पेक्ट इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू माइनस वाई डी वाई और यहाँ डी एक्स। ठीक है, दोनों तरफ dt से डिवाइड कर दे तो dx बाई डी टी इंटू एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी टी। अगर ये चीज़ किसी समझ में नहीं आई वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऐसा क्यों आया, तो आप थोड़ा कैलकुलस रिवाइज करो। तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई इतना होता है, लेकिन हमें तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना होगा ना, तो पहले इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे तो फिर वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, चेन रूल बोलते हैं उसको। ठीक है, एनीवेज ओके, तो आपको बोल दिया वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए टुवर्ड्स राइट। अब ए का वेलोसिटी इस तरफ क्या आएगा, डी एक्स बाई डी टी होगा, क्योंकि ए का पोजिशन एक्स बता रहा है। ठीक है, तो डी एक्स बाई डी टी इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक है, दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ ए, और माइनस वाई डी वाई बाई डी टी क्या है, अब देखो आपको पता है वाई डी वाई बाई डी टी तो वाई का वेलोसिटी होगा, है ना, क्योंकि वाई इज नथिंग बट पोजिशन ऑफ पार्टिकल बी। ठीक है ना, ओके, तो वेलोसिटी ऑफ ए इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ वाई इंटू वेलोसिटी ऑफ वाई। तो वेलोसिटी ऑफ ए दिया हुआ है 10, तो वेलोसिटी ऑफ वाई कितना होगा, तो वेलोसिटी ऑफ ए 10 है। ठीक है, अब रॉड का लेंथ कितना है, रॉड का लेंथ है वो तो नहीं बताया गया है, ओके ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एक्स बाई वाई से आ जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए 10 है,
ठीक है, ओके। तो पहले मैं एक इक्वेशन लिख देता हूँ यहीं से, उससे आपको समझ में आएगा। हम लोग क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ वाई निकालना है ना। तो इसको थोड़ा ऊपर रखो ताकि आपको हर चीज़ दिख रहे, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ वाई कितना दिख रहा है आपको यहाँ से, सॉरी वेलोसिटी ऑफ बी पूछा है ना। वेलोसिटी ऑफ बी कितना हो जा रहा है, माइनस एक्स बाय वाई इंटू वेलोसिटी ऑफ ए, है ना। इस इक्वेशन से इतना ही आ रहा, ठीक है, ओके। अब एक्स बाय वाई अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा कॉट 60, कॉट 60 हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, है ना, कॉट 60, ठीक है ना, इंटू वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ ए कितना दिया हुआ था हमें, 10, ठीक है। tan 60 होता है √3, तो ये हो जाएगा 1/√3। तो वेलोसिटी ऑफ बी हो जाएगा -10/√3। तो कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करें अगर, 10 डिवाइडेड बाय 1.732, तो 5.77 है ना। तो हम लोग जो वेलोसिटी निकाल रहे हैं उसमें डायरेक्शन के साथ निकाल रहे हैं, तो नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब नेगेटिव वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग बी चल रहा है 5.77 से, ठीक है। तो आंसर में खाली स्पीड दिया है ना, वेलोसिटी बोल रहा है लेकिन स्पीड दिया, या डाउनवर्ड को लोग पॉजिटिव ले लोगे, एनी केस ये समझ में आ गया है ना। अगर आपको मेथड लंबा लग रहा है तो इसको अल्टरनेट मेथड देख लो, कहाँ पे लिखूँ अल्टरनेट मेथड, हाँ एक लाइन का तो अल्टरनेट मेथड आएगा, तो यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो अल्टरनेट मेथड जो है कंस्ट्रेंट्स को यूज़ करके, है ना, या सिंपली सोचो रॉड का लेंथ जो है वो फिक्स रहने वाला है, ठीक है। तो जो वेलोसिटी ऑफ एंड बी है वो तो ऐसा है, वेलोसिटी ऑफ एंड ए ऐसा है, तो जो बी का मोशन है उसका कितना पार्ट या वेलोसिटी कितना कॉम्पोनेंट रॉड के लेंथ के अलॉन्ग है, तो वो इतना पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर ये एंगल अल्फ़ा है, सॉरी अल्फ़ा दूसरे को बोल रहे ना, ये एंगल अगर बीटा है तो वी बी कॉस बीटा, ठीक है। वैसे वी ए का कितना पार्ट आएगा इस तरफ, तो ये एंगल तो अल्फ़ा है ना, ठीक है। तो वी ए का कॉम्पोनेंट कितना आएगा, ये भी अल्फ़ा हो जाएगा, तो वी ए कॉस अल्फ़ा। अगर रॉड का लेंथ चेंज नहीं हो रहा है, मतलब रॉड का लेंथ को घटाने वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट और बढ़ाने वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट सेम होना है, ठीक है। तो चूंकि सिंस लेंथ ऑफ द रॉड इज कांस्टेंट, देयरफॉर लेंथ को घटाने वाला वेलोसिटी और लेंथ को बढ़ाने वाला वेलोसिटी इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो वी बी कॉस बीटा मस्ट बी इक्वल टू वी ए कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा तो 90 डिग्री है ना, तो कॉस बीटा साइन अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। वी बी हो जाएगा वी ए कॉट अल्फ़ा, ठीक है। ये मत बोलना सर पहले तो आपको माइनस साइन आया था, अभी नहीं आया, अभी खाली मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ इस इक्वेशन में, यहाँ पे मैं डायरेक्शन के साथ की बात कर रहा था इसलिए माइनस साइन आया था, ठीक है। तो वी बी इक्वल टू वी ए कॉट थीटा, मैग्नीट्यूड वाइज यहाँ भी वही आया था वी ए इंटू कॉट थीटा, ठीक है, वी बी का वैल्यू, ठीक है। तो आपको ऐसे समझना तो ऐसे समझो, ऐसे समझना तो ऐसे समझो, जैसे समझना समझो, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट इज 5 km/h इन स्टिल वाटर, इट क्रॉसेस अ रिवर ऑफ विथ 1 किलोमीटर अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, ओके। तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ की बात हो रही है, ठीक है ना। अब शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ अगर बोट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट ऑन द अपोजिट बैंक पहुंच गया होगा, ठीक है। डायरेक्टली जो पॉइंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ इट ऑन द अपोजिट बैंक पहुंच गया होगा, ये उसका पाथ हो गया, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है, ठीक है। तो वो देखो उसको टाइम कितना लगा, इट क्रॉसेस द रिवर ऑफ विथ 1 किलोमीटर अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, ठीक है ना। अब याद रखना इस डायरेक्शन में उसको अगर रिवर क्रॉस करना है, मतलब इस डायरेक्शन के अगर वो रिवर क्रॉस कर रहा है तो एक्चुअली में एफर्ट तो इस तरफ नहीं लगाया होगा ना, बोट का एफर्ट कुछ इस तरफ होगा क्योंकि रिवर का फ्लो उसको ड्रिफ्ट तो करवाएगा ना, ठीक है। तो बोट एफर्ट इस तरफ लगा रहा है, ये है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। और थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको, तो ये जो है वेलोसिटी ऑफ नेट वेलोसिटी ऑफ बोट है, तो उसमें वेलोसिटी ऑफ रिवर का भी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। और बोट का खुद का इंजन जो मेहनत कर रहा है, यानी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, अगर रिवर रुका होता तब बोट इस तरफ जाता, रिवर चल रहा है तो बोट इस तरफ जाएगा, है ना। रिवर बोट के खुद के एफर्ट के कारण बोट इधर जाना चाहता है, रिवर उसको ढकेल के थोड़ा इधर कर देगा तो ओवरऑल बोट इस तरफ जाएगा, ठीक है, ओके। नहीं बात ओके। तो एक्चुअली में बोट ऐसे आते हुए दिखेगा लेकिन वो जाना चाहता है इस तरफ, रिवर उसको ढकेल रहा है ना। एनीवेज इट क्रॉसेस रिवर ऑफ विथ है 1 किलोमीटर, है ना, ठीक है। सब चीज़ किलोमीटर में ही रखते हैं ना, तो रिवर का विथ है 1 किलोमीटर, ठीक है। तो वेलोसिटी, ठीक है, तो यहाँ सब देख सकते हो ना, बोट जो है उसका वाई के अलॉन्ग वेलोसिटी कितना है, वी के बराबर ही है, ठीक है। तो टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर होना चाहिए दिस बाय दिस, ठीक है, समझ में आ रही बात है ना। तो 1/VB, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बोट जो है फाइनली इतना ही है, तो टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर, फाइनल वेलोसिटी जो है मतलब ओवरऑल वेलोसिटी बोट का किस तरफ, वाई के डायरेक्शन में, और जब वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया होगा तो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड वेलोसिटी कंपोनेंट अलॉन्ग वाई, ठीक है। अब टाइम का वैल्यू तो आपको 15 मिनट दिया हुआ है, 15 मिनट मतलब 50/60 आवर,
ठीक है, हर चीज़ को मैं किलोमीटर या आवर में रख रहा हूँ, तो वी का वैल्यू हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये 1 किलोमीटर में था ना, इसलिए 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, है ना। तो वी का वैल्यू मिल गया हमें, है ना। बस वी मिल गया, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर पूछा है आपसे। ठीक है, अब ये तो आपको 5 दिया हुआ है, तो इस ट्रायंगल को ड्रॉ कर लो वापस। हमें 4 मिल गया वी। ठीक है, ये 5 दिया हुआ, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 5, तो ये वेलोसिटी ऑफ रिवर ये कितना है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा 3 होगा, कि आपको पता है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर होता है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब वैसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो ना, मैं बोट का इन स्टिल वाटर यानी रिवर रुका रहता तो 5 इस तरफ होता, उस 5 का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, आप देखोगे तो 3 आएगा, तो वो 3 रिवर के 3 को कैंसिल कर दे, जिसके कारण बोट सीधा जा पा रहा है। ठीक है, पर्सन स्विम्स इन अ रिवर एमिंग टू रीच एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, हिज स्पीड ऑफ स्विमिंग इज इतना एट एन एंगल ऑफ इतना विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। ठीक है, तो इतने स्पीड ऑफ स्विमिंग इज इतना। अब ये चीज़ जो होगा ये उसका ओवरऑल स्पीड नहीं बता रहा, रिलेटिव स्पीड बता रहा होगा। ठीक है ना, मतलब अगर रिवर रुका हुआ रहता तब मैन आपको इतनी स्पीड से जाते हुए दिखता, इतने एंगल पे जाते हुए दिखता। ठीक है, लेकिन एक्चुअली वो किस तरफ जा रहा है, एग्जैक्टली अपोजिट टू द पॉइंट ऑन द बैंक ऑफ रिवर। ठीक है, तो मतलब पिछले क्वेश्चन जैसा ही सिचुएशन है पूरा, मैन यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और यहाँ पहुँच गया है। ठीक है, उसका पाथ ये है। ठीक है, ओके, तो उसका स्पीड विद रिस्पेक्ट टू रिवर है 0.5 एट एन एंगल 120 विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। तो वाटर तो इस तरफ फ्लो कर रहा है, वाटर इस तरफ फ्लो होगा तो इससे 120 डिग्री पे। ठीक है ना, तो इससे 120 डिग्री कुछ ऐसा, तो ये मैन का एफर्ट है एट 120 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू रिवर फ्लो। याद रखना, रिवर इस तरफ फ्लो रहा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर इस तरफ है, यह है मैन का एफर्ट यानी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, ओके, अब मैन का एफर्ट प्लस रिवर का एफर्ट दोनों मिला लेंगे तो मैन का मुझे वेलोसिटी मिल जाएगा, जिसको नेट वेलोसिटी बोलते हैं, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर, है ना। तो आपसे स्पीड ऑफ रिवर पूछा है। ठीक है, तो इसका लेंथ आपको 5 दिया हुआ है, तो अगर इस तीनों ट्रायंगल को ड्रॉ मतलब एक ट्रायंगल को ड्रॉ करें अच्छे से यहाँ पे, ठीक है, ये आपको 0.5 दिया हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर 0.5 है, ये टोटल 120 है, मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा 30। ठीक है, 90 + 30। ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये 0.5 है, इतना है, तो आपसे पूछा गया स्पीड ऑफ रिवर क्या होगा, तो यही तो स्पीड ऑफ रिवर है, ये वाला वेक्टर जो है, ये ट्रायंगल में जो ये वाला लेंथ है, यही तो स्पीड ऑफ रिवर के बराबर होगा, है ना। तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, वी आर आपको देख सकते हो 0.5 sin t यानी 0.25। ठीक है, ऑप्शन सी। व्हाट इज़ द लीनियर वेलोसिटी इफ एंगुलर वेलोसिटी इज इतना एंड पोजीशन वेक्टर इतना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी मैं आपको थ्योरी में नहीं बताया, तो v होता है ओमेगा क्रॉस r। ठीक है, तो इसको चलो डिस्कस कर लेते हैं। तो सपोज सर्कुलर मोशन ऐसा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है ना, तो उसका एक्सिस ये हो गया है। ओके, अब किसी पॉइंट पे जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी वेक्टर किस तरफ होगा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर होगा राइट की तरफ। ठीक है, अगर आप सेंटर से देखोगे पोजीशन वेक्टर ऐसा आएगा, है ना। ठीक है, या चलो मैं अच्छा अलग सर्कल बना के दिखाता हूँ, अभी मैं थ्योरी वाला पार्ट थोड़ा डिस्कस करूँ, है ना, छोटा वाला बचा हुआ। ठीक है, ओके, तो पार्टिकल सपोज ऐसे घूम रहा है, जैसे सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी इस तरफ है। ठीक है, और पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट पे ये वाला वेक्टर है। ठीक है ना, तो ये आर वेक्टर है, ये वी वेक्टर है। ठीक है, तो वेलोसिटी वेक्टर है ओमेगा क्रॉस आर। ओमेगा का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करो जिस सेंस में घूम रहा है पार्टिकल, तो थंब जिस तरफ आएगा ना उसको ओमेगा बोलेंगे। तो ओमेगा इस केस में एक्चुअली में ओमेगा का डायरेक्शन किस तरफ है, आउटवर्ड नॉर्मल है। ठीक है, आप अगर इस एरो के अलॉन्ग, इस सेंस के अलॉन्ग पार्टिकल जिस सेंस में घूम रहा है उस सेंस में अगर अपने राइट हैंड के फिंगर्स कर्ल करोगे तो देखना थंब आपको आपके तरफ आएगा, है ना, स्क्रीन के परपेंडिकुलर आएगा थंब टुवर्ड्स यू। ठीक है, तो ओमेगा जो है आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ है ना, तो ओमेगा आउटवर्ड नॉर्मल है, तो ओमेगा क्रॉस आर करेंगे तभी तो वी आएगा। देखो ना, मैग्नीट्यूड तो आपको पता है v = ओमेगा आर साइन 90 डिग्री, तो जो कि ओमेगा आर हो, तो मैंने थ्योरी में बताया था v = ओमेगा आर होता है ना। डायरेक्शन वाइज ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों वाइज ये इक्वेशन सही है। ठीक है ना, समझ में आई बात। तो ये वाला रिलेशन आपको याद रखना है, v = ओमेगा × आर, बस ये थ्योरी वाला पार्ट है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे वेलोसिटी निकालना है ना, तो ओमेगा क्रॉस आर कर दो। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आप क्या करो, आई जे के 3 कॉलम बना लो। ठीक है, पहला रो का एंट्रीज में आप ओमेगा का जो भी पहला वेक्टर है उसका लिखो। ठीक है, तो पहला वेक्टर क्या है 3 - 4 1, उसके कंपोनेंट्स लिख दो 3 - 4 और 1, है ना। फिर दूसरा वेक्टर क्या है आर। ठीक है, आर का क्या है 5 - 6 और +6,
तो ये हो जाएगा 3 इंटू दिस इंटू दिस दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा दिस इंटू दिस कितना हो जाएगा -24 और दिस इंटू दिस -6, लेकिन उसका साइन अपोजिट कर देना, ठीक है। वैसे जे वाला पार्ट के लिए हो जाएगा, जे वाले पार्ट का आएगा, जे वाला कॉलम और जे वाला रो को ढक दो 1 इंटू 5 5, ये हो गया, और 3 इंटू 6 18, ठीक है। ओके, जे वाला पार्ट भी हो गया। के वाला पार्ट देखते हैं। के वाले पार्ट के लिए के वाला रो और के वाला कॉलम के वाला रो को ढको, तो ये 4 नंबर बचा, दिस इंटू दिस -18 और दिस इंटू दिस -20, उसका उल्टा कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 24 में से 6 गया -18 इंटू 3 -54। कुछ गलती किया हो क्या मैं, ये तो 54 तो दिख ही नहीं रहा, इसलिए मुझे लग रहा है मैंने कोई कैलकुलेशन एरर किया है क्या। 3 इंटू -24 + 6 तो -18 -54 आना चाहिए। एनीवेज आई वाला पार्ट तो मैच नहीं कर रहा, जे वाला पार्ट -13 चलो मैच कर रहा, के वाला पार्ट +2, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ प्रिंटिंग एरर हो या क्वेश्चन में प्रिंटिंग एरर हो। तो मेरा जो आ रहा है कैलकुलेशन एरर को तो मुझे बताना कमेंट में। ये -18 इंटू 3 -54 आई कैप -13 जे कैप +2 के कैप, ठीक है। तो -13 + 2 यहाँ मैच कर रहा है, इतना पार्ट ही मैच कर रहा है, ये वाला मैच नहीं कर रहा, ठीक है। 18 आएगा मतलब कुछ और डेटा होना चाहिए था यहाँ पे, या मैं क्या कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ जो मुझे दिख नहीं रहा है ना। 5 -6 -6 3 -4 1। तो यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, देन द वैल्यू ऑफ दिस। अब यूनिट वेक्टर का लेंथ तो 1 होना चाहिए, ठीक है। तो लेंथ ऑफ यूनिट वेक्टर 1 शुड बी इक्वल टू इसका लेंथ, इस वेक्टर का लेंथ का स्क्वायर करेंगे और यूनिट वेक्टर का लेंथ का स्क्वायर करेंगे तो मैच करेगा, है ना। तो यहाँ से सी का वैल्यू मिलेगा आपको 1 - 0.25 -0.64, 1 - 5 4 9 6 2 8, तो 0.11 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। 2 पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड विथ सेम इनिशियल स्पीड एट 30 and 60 डिग्री। फिर से स्पीड होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि वेलोसिटी सेम हो ही नहीं सकता, डिफरेंट डायरेक्शन में फेंक रहे। तो फिर से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, सेम स्पीड से है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री है एंड सेम स्पीड। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सेम स्पीड implies same range, ठीक है। तो their ranges will be equal. Particle of mass m revolving around a circle of radius r and another particle of mass small m revolving around a circle of radius small r. If the time periods of both are same, then the ratio of angular velocity, time period होता है 2π/ω, तो टाइम पीरियड अगर सेम है, ओमेगा सेम होगा, तो ओमेगा सेम होगा तो एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो 1 हो गया, ठीक है। मास से फर्क ही नहीं पड़ता, रेडियस से फर्क ही नहीं पड़ता। P is a point of contact of a wheel and the ground, ठीक है। व्हील और ग्राउंड का कॉन्टैक्ट पॉइंट को P बोलते हैं। रेडियस ऑफ द व्हील इज 1 मीटर। द व्हील रोल्स ऑन द ग्राउंड विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। घसीटा नहीं रहा है व्हील ग्राउंड पे, सिर्फ रोल कर रहा है, मतलब प्योर रोलिंग जिसको बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P व्हेन द व्हील कंप्लीट्स व्हेन कंप्लीट्स हाफ रोटेशन, ठीक है। हाफ रोटेशन मतलब क्या, अभी अगर पॉइंट P तो कॉन्टैक्ट में विद ग्राउंड, ठीक है। हाफ रोटेशन के बाद पॉइंट P कहाँ पहुंच जाएगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा, क्या ये हो गया हाफ रोटेशन, है ना। रोटेशन का मतलब ही तो ये हो ना, क्या ओके। अब हाफ रोटेशन मतलब याद रखना है, अगर ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे ही घूम रहा होगा तभी यहाँ पहुंचेगा, ठीक है। तो अगर इसका रेडियस r है ना, तो ये लेंथ जो होगा सरकमफ्रेंस का आधा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पूरा सरकमफ्रेंस तो 2πr होगा, और जब ये बिना स्लिप के रोल हो रहा है, मतलब एक पॉइंट हर एक पॉइंट के कॉन्टैक्ट में है, जैसे ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के कॉन्टैक्ट में है, ठीक है ना। तो ग्राउंड के इस पॉइंट के लिए ये वाला पॉइंट है, मैपिंग है, इस पॉइंट के लिए ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए ये वाला पॉइंट है, वैसे करते करते ये जो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट होगा इसके, अभी ये वाला पॉइंट ही यहाँ पहुँच गया होगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट का नाम अगर क्यू रखे, क्या है, हाईएस्ट पॉइंट का नाम क्यू रखेगा, तो क्यू अभी यहाँ पे पहुँच गया होगा, समझ आई बात। तो ये वाला लेंथ जो है एग्जैक्टली ये यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये सब जो है अभी जमीन में टच होके गए हैं, 1-1 करेस्पॉन्डेंस विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। स्लिप कर रहा होगा तो व्हील तो यहीं पे घूमते रह गया मान लो, तो हर एक पॉइंट एक ही पॉइंट का कॉन्टैक्ट में आ जाएगा ग्राउंड के, ठीक है ना। लेकिन स्लिपिंग नहीं हो रहा, मतलब एक पॉइंट के एक ही पॉइंट होगा ग्राउंड पे जहाँ पे कॉन्टैक्ट में आ रहा होगा, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट जैसे इस पॉइंट के कॉन्टैक्ट में है तो और कोई पॉइंट नहीं आ सकता, ठीक है, एंड सो ऑन। जो भी है ये लेंथ कितना हो जाएगा, सरकमफ्रेंस का आधा यानी πr, और ये तो r है, तो ये πr और यार हमें पूछा है क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P, ठीक है। तो आप एक काम करो, ये πr है ना, ये हो जाएगा 2r, ठीक है। तो पॉइंट P का इनिशियल लोकेशन ये है, फाइनल लोकेशन ये है। पॉइंट P इनिशियली यहाँ पे है, फाइनली यहाँ पे है। तो हॉरिजॉन्टली कितना डिस्प्लेस हुआ है, πr, वर्टिकली कितना डिस्प्लेस हुआ है 2r, ठीक है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा
पॉइंट पी का अगर एस बोलोगे तो उसका मैग्नीट्यूड बताना है, तो एस स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई स्क्वायर प्लस 4 इंटू आर स्क्वायर, है ना। अब आर का वैल्यू कितना है, 1 मीटर है, एस का वैल्यू होता है कितना, ठीक है, आर का वैल्यू 1 है ना। पार्टिकल मूव्स along a circle of radius इतना with constant tangential acceleration. Okay, if the velocity of the particle is 80 meter per second at the end of the second revolution after the motion has become the tangential acceleration is, ठीक है। तो आपको बोल दिया वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इतना है, कितने देर के बाद, 2 रेवोल्यूशन के बाद, ठीक है। ओके, अब ये आपका फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मोशन हैज बिकम, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी मतलब वही टेंजेंशियल जो भी है ये 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इतना है, इनिशियल इतना है ना। ओके, रेडियस इतना है, कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से घूम रहा है। ओके, और इफ द वेलोसिटी, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप एक काम करते हैं ना, जो तो इस सर्कल में पार्टिकल घूम रहा है ना, ये पार्टिकल इस सर्कल में घूम रहा है, ठीक है ना। तो 2 राउंड्स के बाद उसका कितना डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा, एक राउंड में 2 पाई होगा, तो 2 राउंड में 4 पाई आर, ठीक है। अब क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो आप एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और हमें क्योंकि टाइम नहीं दिया गया है, हमें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो हम लोग वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s यूज़ करेंगे, है ना। तो कारण वही है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सिंस 80 इज कांस्टेंट, तो जब भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला जो था एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, भी 3 फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये यूज़ कर सकते हैं ना। फाइनल वेलोसिटी 80, इनिशियल 0, ठीक है। एक्सेलरेशन मैंने, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया, कौन सा एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। टू डिस्प्लेसमेंट कितना, ये पॉइंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, ठीक है ना, ये आपका एक्चुअली में डिस्टेंस है। तो जब भी कोई पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करके कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से सर्कल में घूमेगा, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। अब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा पार्टिकल, एक राउंड में तो 2 पाई आर, 2 राउंड में 4 पाई आर, ठीक है। बस अब यहाँ से निकालो, 80 का वैल्यू हो जाएगा 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर। ओके, रेडियस कितना है, 20 बाय पाई, ठीक है। 2 पाई इंटू 20 बाय पाई यानी 80 हो जाएगा, ठीक है। रेडियस की वैल्यू 20 बाय पाई, तो 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैच नहीं कर रहा है, 20 बाय पाई तो 80 तो आया, ठीक है। वी स्क्वायर बाय, ओके 8 पाई आर होगा ना यहाँ पे, 8 पाई आर है, तो 40 आ जाएगा, लेकिन 40, हाँ 40 है ना ऑप्शन में, चलो अच्छी बात है। तो फिर कैलकुलेशन चेक करना पड़ता, कैलकुलेशन चेक करना बहुत बेकार लगता है, ठीक है। इतना आ गया। अगर कोई इससे कन्विंस नहीं हुआ है तो उसके लिए मैं लंबा मेथड बताता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यूजुअली बुक में भी फॉर्मूला नहीं लिखा रहेगा। तो अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, और रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो, या विदाउट सेंस ऑफ डायरेक्शन अगर कभी चेंज नहीं हो रहा है तब भी आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी समझने कैसा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एंगुलर में कन्वर्ट कर लेंगे पूरी चीज़ को, ठीक है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी वाला केस अगर आप देखें तो जस्ट लाइक लीनियर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो आप वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s यूज़ कर सकते हो। वैसे एंगुलर वाले के लिए फाइनल ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा, ये यूज़ करते हो, ठीक है ना। फाइनल ओमेगा हो जाएगा फाइनल स्पीड डिवाइडेड बाय रेडियस, इनिशियल ओमेगा 0 है, ठीक है। ये अल्फा हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इनटू, सॉरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बाय आर, और कितना एंगल से घुमा है वो, 2 थीटा, 2 टाइम्स 2 रेवोल्यूशन या 2 टाइम्स 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो फिर से यही वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये 80 स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पाई 80 बाय आर, तो एक आर से एक आर कट गया, तो 80 हो जाएगा 80 स्क्वायर बाय कितना 8 पाई आर, है ना। और आर का वैल्यू आप 20 बाय पाई पुट करोगे, ये पाई पाई कट गया 160, तो ये 40 आ जाएगा फिर से, ठीक है। तो इससे समझ में आ रहा तो ऐसे कर लो, है ना। तो 80 कांस्टेंट मतलब अल्फा कांस्टेंट, तो चूंकि अल्फा इज कांस्टेंट, लोग जो एंगुलर इक्विवेलेंट होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। 2 रेवोल्यूशन में कितना एंगल के थ्रू घूमेगा, 2 इंटू 2 थीटा, है ना। अब इसी का लीनियर इक्विवेलेंट ये था, ठीक है। वेक्टर सम ऑफ 2 फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंस, ठीक है। सम और डिफरेंस दोनों परपेंडिकुलर है इन दिस केस, ठीक है। तो वेक्टर सम ऑफ 2 फोर्सेस, ये हो गया सम ऑफ 2
फोर्सेस, मान लो ए और बी दो वेक्टर्स है, और डिफरेंस ऑफ टू फोर्सेस, दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। अगर सम ऑफ टू फोर्सेस एंड द डिफरेंस इज परपेंडिकुलर तो उनका डॉट प्रोडक्ट, कोई भी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट करोगे आप तो ए डॉट ए स्क्वायर हो जाएगा बी डॉट ए डॉट ए स्क्वायर क्यों हुआ, ए डॉट ए होगा ए इंटू कॉस जीरो, ठीक है। कॉस जीरो 1 होता है, इंटू ए स्क्वायर है ना, वैसे माइनस बी स्क्वायर, तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, तो ए इक्वल टू बी। तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर सम ऑफ टू वेक्टर्स इज परपेंडिकुलर टू देयर डिफरेंस देन द फोर्सेस आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, है ना, ये ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन है। आर इक्वल टू ईच अदर तो मतलब डायरेक्शन में भी इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख भी सकते हैं, अगर ये एक फोर्स है और ये एक फोर्स है, दोनों इक्वल लेंथ के हैं, तो अगर इक्वल लेंथ के हैं तो इनका रिजल्ट जो आएगा एकदम बीचों बीच आएगा, ठीक है, ओके। और वैसे अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल लेंथ के तो इसका अपोजिट वेक्टर जो रहेगा वो भी इक्वल लेंथ का ही आएगा, है ना, ये बी, ये माइनस बी वेक्टर, ठीक है। अब फिर से क्योंकि ये वेक्टर और ये वेक्टर भी इक्वल लेंथ के है तो इन दोनों का सम भी इनके एकदम बीचों बीच आएगा ना, इन दोनों का सम भी इनके एकदम बीचों बीच आएगा, ठीक है। अब ये टोटल एंगल जितना भी हो, मान लो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों इक्वल लेंथ के हैं। वैसे ये बीटा होगा तो ये भी बीटा होगा। अब अल्फा प्लस बीटा यानी 2 अल्फा प्लस 2 बीटा तो 180 डिग्री है, यानी अल्फा प्लस बीटा तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा 180 है, यानी अल्फा प्लस बीटा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, है ना, वही यहाँ से भी निकला था, दूसरे तरीके से यहाँ से देख लिया, ठीक है। या ये खींच देता हूँ मैं, इनका इनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। अगर a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड √3 टाइम्स a डॉट b है तो वैल्यू ऑफ a प्लस बी क्या होगा, ठीक है। तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा, a डॉट b का मैग्नीट्यूड ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ से आपके पास tan थीटा आ रहा है √3 मतलब थीटा 60 डिग्री है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा है 60 डिग्री, कॉस 60 हाफ होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन है, ठीक है। इफ अ वेक्टर दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, तो ये दोनों वेक्टर का क्या एंगल क्या है, 90 डिग्री, तो परपेंडिकुलर मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो, परपेंडिकुलर इम्प्लाइज डॉट प्रोडक्ट जीरो, है ना। तो 2i प्लस 3j प्लस 8k का डॉट प्रोडक्ट विथ 4i माइनस 4j, ओके 4j माइनस 4i है, 4j माइनस 4i प्लस अल्फा के, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो की ओर। अब ध्यान देना है i यहाँ i नहीं, यहाँ j है ना, ये i है, ठीक है। तो i का कोफिशिएंट -4, यहाँ 2, तो -8 i डॉट i वाला पार्ट, j डॉट j वाला पार्ट हो जाएगा 3 इंटू 4 और k डॉट k वाला पार्ट हो जाएगा 8 अल्फा, ठीक है। तो 8 अल्फा इक्वल टू -4, तो अल्फा हो जाएगा -12, ठीक है। अ स्टोन इज टाइड टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ 1 मीटर लॉन्ग एंड इज व्हर्ल्ड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल विद अ constant speed if the stone makes 22 revolutions in 44 सेकेंड, what is the magnitude and direction of oscillation, ठीक है। सबसे पहली बात कांस्टेंट स्पीड है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो होगा नहीं, सिर्फ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगा, और वो होता है ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, 44 सेकेंड में 22 रेवोल्यूशंस कर रहा है, ठीक है ना। अब क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है, क्योंकि ओमेगा इज कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, तो एंगल कवर्ड हो जाएगा ओमेगा इंटू टाइम टेकन, है ना। कितना एंगल कवर किया, 22 रेवोल्यूशंस, 22 रेवोल्यूशंस कितना टाइम में, 44 सेकेंड्स में, है ना। अब एक रेवोल्यूशन में कितना होता है, 2 पाई रेडियन होता है, तो ओमेगा हो जाएगा ना, तो ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा पाई रेडियन पर सेकेंड। एक बार ओमेगा मिल गया तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर यानी पाई स्क्वायर आर, और ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में रहेगा, सॉरी, तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका इतना। ऑफ कोर्स डायरेक्शन तो उसका सेंटर की तरफ ही रहेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो जीरो है, तो नेट एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ ही रहेगा, देयर इज नो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ओनली सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, तो यही नेट एक्सेलरेशन होगा, ठीक है।
AT क्या है 0 है ना, यही नेट एक्सीलरेशन भी रहेगा। तो टुवर्ड सेंटर तो पाई स्क्वायर आर टुवर्ड सेंटर, आर का वैल्यू क्या है 1 है, तो ये पाई स्क्वायर टुवर्ड्स सेंटर, क्या आर का वैल्यू 1 मीटर है ना। ओके, तो पाई स्क्वायर टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, डायरेक्टली अलॉन्ग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर है ना, ये जो है डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर जो रेडियस के अलॉन्ग रहता है, ठीक है। सर्कुलर मोशन ऑफ ए पार्टिकल विद कांस्टेंट स्पीड इज पीरियोडिक बट नॉट सिंपल। सिंपल हार्मोनिक में तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है ना, टू एंड फ्रो होता है, ठीक है ना, पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक, ठीक है। फॉर एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल ऑफ एंगल दिस एंड दिस द रेंज डिस्क्राइब द पोजीशन इन द रेशियो, ठीक है। अभी क्वेश्चन इनकम्प्लीट है या मैं तो बोलूँगा इनकरेक्ट है अभी के लिए। अगर आप सम ऑफ एंगल्स देखो यहाँ पे, सम ऑफ एंगल्स तो पहला प्रोजेक्टाइल को इतने एंगल फेंके, दूसरे को इतने पे, दोनों का सम करें अगर 45 माइनस थीटा और 45 प्लस थीटा, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। मतलब देयरफॉर आपका क्या बोलते हैं उसको, एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रेंज इक्वल होता है अगर वेलोसिटी इनिशियल स्पीड्स आर इक्वल, लेकिन वो बोला नहीं गया है, ठीक है ना। तो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रेंज इज सेम इफ यू इज सेम, ठीक है, सेम इस से क्या है तब, लेकिन वो क्वेश्चन में बोला नहीं गया है। तो बेसिकली हम लोग रेंजेस को कंपेयर कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर इन चारों में से एक चूज़ करना ही पड़े तो मैं इसको चूज़ करूँगा 1:1, ठीक है, अजूम कर लूँगा। ये लोग ये बोलना भूल गए, ठीक है, अदरवाइज ये क्वेश्चन तो बोनस होना चाहिए, ठीक है। कार रन्स एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस इतना एंड टेक्स इतना टाइम फॉर एवरी सर्कुलर लिप, ठीक है, टाइम पीरियड है। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फॉर 1, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा क्योंकि जहाँ से स्टार्ट किया एक चक्कर मारने के बाद वापस वहीं पर पहुँच गया, ठीक है। तो वी एवरेज तो 0 है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इन वन कंप्लीट सर्कल इज 0, ठीक है ना। ओके, एवरेज स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम, एवरेज स्पीड आपका क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो 2 पाई आर, रेडियस कितना है 100 और टाइम कितना है 62.8, ये पाई होता है 3.14, ठीक है। तो ये इससे 20 बार में हो जाएगा, 20 × 100 यानी 10 मीटर पर सेकेंड है ना। तो एवरेज वेलोसिटी 0 और एवरेज स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन मूव्स इन स्ट्रेट लाइन इन XY प्लेन, इट्स कोऑर्डिनेट एट अ लेटर टाइम आर √3,3। द पाथ ऑफ द पार्टिकल मेक्स विथ x एक्सिस एन एंगल ऑफ, ओके। तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया, पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट कर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा इन XY प्लेन, ठीक है। उसका कोऑर्डिनेट किसी बाद वाले टाइम में बताया गया √3,3 है, तो पाथ ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा ना, तो ओरिजिन है और ये √3,3 इस पाथ में गया हो, ठीक है। ये x एक्सिस से मान लो, तो कितना एंगल होगा यही पूछा गया है ना। तो ये √3,3 है, ठीक है, मतलब ये लेंथ x कोऑर्डिनेट के बराबर होता है, तो y कोऑर्डिनेट के बराबर होता है ना। तो इसको थीटा बोले तो tan थीटा हो जाएगा 3/√3, ठीक है। तो थीटा क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो कितना एंगल बना रहा होगा, पाथ ऑफ पार्टिकल, यही तो है पाथ, इसी स्टेट में तो पार्टिकल चला है, ठीक है। तो पाथ कितना बना रहा है इसके साथ, थीटा 60 डिग्री, ठीक है। ए एंड बी आर 2 वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड √3 टाइम्स ए डॉट बी आ रहा है, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मतलब ए बी साइन थीटा और ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा। तो साइन बाय कॉस tan थीटा इज इक्वल टू √3, ठीक है, यानी tan 60, ठीक है। तो थीटा क्या हो जाएगा 60 डिग्री। Particle of mass m is projected with speed v making angle 45 degree with horizontal. When the particle lands on the level ground, the magnitude of the change in its momentum will be, ठीक है। तो यहाँ से फेंके पार्टिकल को u स्पीड से, ठीक है, ये अपना प्रोजेक्टाइल कवर करके मतलब पैराबोलिक पाथ कवर करके वापस यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, मतलब वापस ग्राउंड को हिट करेगा कभी ना कभी, है ना। और यहाँ भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है, मैकेनिकल, जैसे कि यहाँ पे भी स्पीड सेम हाइट पे है ना, तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आया, तो काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा यहाँ भी वही होगा क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल बराबर है, ठीक है ना। ये थीटा है, ये भी थीटा, ये भी थीटा है ना, पूरा सिमेट्री रहेगा, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड पूछा है ना। तो यहाँ पे मोमेंटम आप देखोगे तो इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, mu cos थीटा आई कैप प्लस mu sin थीटा जे कैप, इनिशियल वेलोसिटी का x कॉम्पोनेंट u cos थीटा, y कॉम्पोनेंट u sin थीटा, ठीक है। फाइनल मोमेंटम
एम यू कॉस थीटा आई कैप, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो प्लस आई के अलॉन्ग है, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी का भी माइनस के अलॉन्ग है, ठीक है। तो वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी नेगेटिव में रहेगा, तो यानी वाई कॉम्पोनेंट ऑफ मोमेंटम भी नेगेटिव रहेगा, ठीक है ना। तो चेंज इन मोमेंटम, कोई भी चीज़ का चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो आई वाला कैंसिल हो जाएगा, जे वाला इतना बचेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, चेंज इन मोमेंटम है माइनस 2mu साइन थीटा जे कैप। तो चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड पूछा है हमें, तो इस चीज़ का मैग्नीट्यूड तो 2mu साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू एम, मास कितना है, ओके एम के ही फॉर्म में लिखना है, इनिशियल स्पीड v है और थीटा 45 है, तो 45 मतलब 1/√2, तो √2 mv हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इनिशियल स्पीड को u लेके किया था, क्वेश्चन में v लिखा हुआ है, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो तो ये समझ लेना u है, या हर जगह v मान लो, ठीक है। तो √2 mv यानी ऑप्शन सी करेक्ट। वेक्टर्स a to f हैव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इंडिकेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। तो कौन दोनों को जोड़ के तीसरा मिल सकता है, ठीक है ना। तो b प्लस सी, अब b डाउनवर्ड है और c राइटवर्ड है, तो इन दोनों का रिजल्ट डाउनवर्ड एज वेल एज राइटवर्ड होना चाहिए। f का अगर देखो कंपोनेंट तो लेफ्टवर्ड है, ठीक है। तो c तो राइटवर्ड है, तो राइटवर्ड से लेफ्टवर्ड कंपोनेंट तो नहीं आएगा, तो ये वाला। वैसे d प्लस ई f है, d ऊपर है, e लेफ्ट की तरफ है, हाँ तो d ऊपर है, देखो f का एक कंपोनेंट ऊपर है, e लेफ्ट की तरफ है, f का एक कंपोनेंट लेफ्ट की तरफ है, तो ये हो सकता है d प्लस सी f के बराबर है, d ऊपर है, c राइट की तरफ है, लेकिन f का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेफ्ट की तरफ है, तो ये हो नहीं सकता, ठीक है। देखो c राइट की तरफ है और f राइट हैंड साइड जो है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन में d तो ऊपर की तरफ है, तो इसका कोई y कंपोनेंट x कंपोनेंट नहीं, इसका x कंपोनेंट किस तरफ होगा, राइट की तरफ है, और लेकिन f का x कंपोनेंट किस तरफ है, लेफ्ट की तरफ है, तो हो नहीं सकता, ठीक है। b प्लस ई, b डाउनवर्ड है, e लेफ्टवर्ड है, तो b प्लस ई लेफ्ट एज वेल एज डाउन होगा, f जो है लेफ्ट एज वेल एज अप है, तो ये भी नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन सी सही है, ठीक है। पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी इतना है, एक्सेलरेशन इतना, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम लोग v इक्वल टू यू प्लस टी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें 10 सेकंड के बाद बता दें वेलोसिटी, वैल्यूज पुट कर लो। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 3i प्लस 4j, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी इतना है, एक्सेलरेशन 4.4 i 0.3j, और कितने देर बाद बताना है, 10 सेकंड बाद, ठीक है। तो v u a और t का वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ 10 इंटू 0.4 हो जाएगा 4 प्लस 3 7i कैप, और 3 प्लस 4 7j कैप, ठीक है। तो 7i 7j, तो स्पीड पूछा है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को स्पीड बोलते हैं, तो स्पीड हो जाएगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, आई और जे के फॉर्म में पता है, तो i² प्लस j² कॉम्पोनेंट कर लेंगे, तो इतना, ठीक है। पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस इतना विद कांस्टेंट स्पीड, टाइम पीरियड इतना है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड बोल दिया, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के ही बराबर हो जाएगा, ठीक। सेंटीमीटर कितना होता है, ओमेगा²r, ठीक है, ओमेगा²r, ओमेगा होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड, 4 टाइम स्क्वायर, तो 4 रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, टाइम पीरियड है 0.2 सेकेंड्स, तो 0.04 पाई², ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो, है ना, तो पाई² कैंसिल, ये तो 100 आएगा, तो ये 5 आ रहा है ना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी। मिसाइल इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन में देखे थे कि मैक्सिमम रेंज होता है u²/g, है ना, क्योंकि एक्चुअली में तो u²g sin टू थीटा होता है, लेकिन अगर आप एंगल को एडजस्ट करो सकते से रेंज मैक्सिमम हो, तो यानी sin टू थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है 1, तो उस केस में रेंज हो जाएगा u²/g। वेलोसिटी है 20, तो रेंज क्या होगा, तो वेलोसिटी 20 है, तो 400/10 यानी 40 मीटर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट दिया हुआ है, दोनों इक्वल है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, तो रेंज और हाइट दोनों इक्वल है ना, रेंज और मैक्सिमम हाइट। रेंज क्या होता है u² sin टू थीटा बाय जी, हाइट क्या होता है u² sin² थीटा बाय जी, ठीक है। तो u²/g तो कट गया, है ना, ठीक है। ओके, यहाँ 2 आता है, सॉरी, ये मैं थ्योरी में लिखा था u² sin² थीटा बाय 2g कि नहीं लिखा था, मुझे डाउट हो रहा है, एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मेरा पहला इम्पल्स था जी लिखने का, इसलिए, अरे ये हाइट होएगा u² sin² थीटा बाय 2g, ठीक है। ये 2 लिखना मैं भूल गया यहाँ पे, तो बहुत बड़ी गलती है, कितने सारे लोग यहीं पे वीडियो बंद कर दिए होंगे सर ने 2 ही लिखना भूल गया, ठीक है। वर्टिकल u² बाय 2g कर देंगे, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, है ना, हाँ
यू स्क्वायर बाई टू जी होता है ना, हाँ ठीक है ओके। तो यहाँ टू का जो भी है, अब साइन टू थीटा जो है उसको टू साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से, तो टू साइन थीटा कॉस थीटा, और ये है साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, तो एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से tan थीटा हो जाएगा 4 के बराबर, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 4, है ना, ऑप्शन बी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट इज इतना, तो यहाँ पे वेलोसिटी दे दिया है, इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट बी। तो हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल में सिमेट्री होता है, सिमेट्री इन द सेंस कि यहाँ पे जिस एंगल बना रहा है यहाँ पे भी वही एंगल बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी पूछा है तो एंगल तो वही है, ठीक है। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जितना रहेगा इसका भी हॉरिजॉन्टल उतना ही रहेगा, तो इसका हॉरिजॉन्टल कितना है 2 है, तो इसका भी 2 है। अब इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, यहाँ 3 है, तो इसका वर्टिकल भी 3 रहेगा लेकिन नीचे की तरफ, तो यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगा वी, तो वी कितना हो जाएगा 2i कैप माइनस 3j कैप, ठीक है। तो j वाला पार्ट उल्टा हो जाएगा, i वाला पार्ट वही रहेगा, तो 2 माइनस 3। Projectile is fired from the surface of Earth with velocity 5 at an angle theta with horizontal. Another projectile is fired from another planet with velocity 3 at the same angle, ठीक है। Follows the trajectory which is identical to the trajectory of the projectile fired from Earth. The value of acceleration due to gravity on the planet is okay. अब दोनों का exactly same path है, मतलब रेंज भी सेम होगा, हाइट भी सेम होगा, हर चीज़ सेम होगा, ठीक है ओके। सेम एंगल वगैरह, तो रेंज दोनों का सेम कर दो या हाइट सेम कर दो, कुछ भी सेम कर दो, है ना। तो रेंज होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी, यही होता है ना, ठीक है। अब रेंज दोनों केस का सेम होना चाहिए क्योंकि सेम ट्रैजेक्टरी है, फॉलोज ट्रैजेक्टरी विच इज आइडेंटिकल टू इतना, मतलब सेम रेंज या सेम हाइट जो बोलना है बोलो, ठीक है ओके। सेम रेंज होना चाहिए, अब एंगल तो सेम फेंका गया है ना, तो मतलब रेंज ये तो सेम है दोनों केस में, तो यू स्क्वायर बाय जी के बराबर है, ठीक है ना। तो सेम रेंज होना चाहिए, है ना। तो अर्थ पे रेंज ऑन अर्थ शुड बी इक्वल टू रेंज ऑन प्लैनेट, ठीक है। तो अगर आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों प्रोपोर्शनल वगैरह लिखे, नहीं लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी प्रॉब्लम नहीं होती, खाली छोटा करने के लिए लिख देते हैं। रेंज ऑन अर्थ कितना हो जाएगा, तो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑन अर्थ इंटू साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई जी ऑन अर्थ, ठीक है। वैसे रेंज ऑन प्लैनेट क्या हो जाएगा 3 स्पीड ऑन प्लैनेट का स्क्वायर इंटू, अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो दोनों केस में सेम है ना, डिवाइड बाई जी ऑन प्लैनेट, ठीक है। तो ये दोनों कैंसल, तो जी ऑन प्लैनेट हो जाएगा आपका 3/5 स्क्वायर इंटू जी ऑन अर्थ। अब जी ऑन अर्थ कितना है 9.8, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, जी ऑन अर्थ का वैल्यू 9.8 पुट करेंगे तो 3.5 आ जाएगा, ऑप्शन है। आपको यहाँ सेम हाइट करके करना था तब भी कर सकते थे, तब भी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब यू और जी डिफरेंट है, मतलब यू स्क्वायर बाय जी का वैल्यू ऑन अर्थ शुड बी इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी का वैल्यू ऑन प्लैनेट, यू स्क्वायर बाय जी का वैल्यू ऑन अर्थ शुड बी इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी ऑन प्लैनेट, ठीक है। Particle is moving such that its position coordinate x and y are given by x and y are 2 and 2,3 at t equal to 0 and 6,7 at t equal to 2 and इतना at t equal to average velocity vector from t equal to 0 to equal to 5, ठीक है। तो आपको एवरेज वेलोसिटी बताना है बिटवीन 0 सेकेंड्स, तो आपको एवरेज वेलोसिटी वेक्टर बताना है बिटवीन 0 एंड 5 सेकेंड्स, ठीक है। मतलब एवरेज वेलोसिटी बताना है बिटवीन 0 एंड 5 सेकेंड्स, ठीक है ना ओके। अब एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 एंड 5 हो जाएगा पोजीशन एट 5 सेकेंड्स माइनस पोजीशन एट 0 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड्स माइनस 0 सेकेंड्स, ठीक है। जिस भी टाइम से लेकर जिस टाइम के बीच का एवरेज वेलोसिटी चाहिए, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन टाइम टेकन लिख दो, ठीक है ना। तो पोजीशन एट 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड में पोजीशन कितना है 13i का 14j का। बहुत सारा डेटा दिया गया क्वेश्चन में, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो 5 सेकेंड्स और 0 सेकेंड, 0 सेकेंड पे पोजीशन क्या है 2i कैप 3j कैप, है ना। 2x कॉम्पोनेंट 2 है, y कॉम्पोनेंट 3 है, मतलब 2i 3j हर टाइम टेकन जो कि है 5, ठीक है। तो 13 में से 2 गया 11 और 14 में से 3 गया वो भी 11, 7i 11j by 5, ठीक है। Particles A and B move with constant velocity v1 v2 at the initial moment their position vectors are r1 r2 respectively. The condition for the particles for the collision, अब कोलिजन तभी हो सकता है जब फाइनल पोजीशन सेम हो, ठीक है ना, ठीक है ना। फॉर कोलिजन टू हैपन ना, फाइनल पोजीशन शुड बी सेम, दोनों का फाइनल पोजीशन सेम होगा, यानी सेम लोकेशन पे होंगे तभी तो कोलिजन होगा, ठीक है ना। फाइनल पोजीशन मतलब कोलिजन के दौरान वाला कोलिजन, ठीक है ना। तो फाइनल पोजीशन शुड बी सेम, या पोजीशन वेक्टर एट द टाइम ऑफ कोलिजन दोनों का सेम होना चाहिए, दोनों सेम एड्रेस पे होंगे तभी तो कोलाइड करेंगे। अगर एक चीज़ x = 3 पे दूसरा x = 7 पे, तब तो कोलाइड नहीं कर रहे होंगे ना।
दोनों x इक्वल टू 3 पे होंगे तब कोलाइड कर होंगे, या दोनों x इक्वल टू 7 पे होंगे तब कोलाइड किए होंगे। ठीक है, ठीक है। अब फाइनल पोजीशन लिखना है हमें। ठीक है, अब क्योंकि वेलोसिटीज इक्वल है तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इनटू टाइम फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, मतलब फाइनल पोजीशन हो जाएगा इनिशियल पोजीशन प्लस वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, कितने टाइम के लिए चला। ठीक है, तो डेल्टा टी भी आप यूज़ कर सकते हो अगर उससे आपको ज़्यादा फील अच्छा आ गया। ठीक है ना, तो फाइनल पोजीशन इक्वल टू इनिशियल पोजीशन प्लस इतना। ठीक है ना, तो पार्टिकल ए का फाइनल पोजीशन लिखे तो फाइनल पोजीशन फॉर ए शुड बी इक्वल टू फाइनल पोजीशन फॉर पार्टिकल बी। फाइनल पोजीशन फॉर ए लिखेंगे तो इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल ए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए इनटू टाइम, और इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल बी है ना, दोनों में ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, आर आई प्लस वी इंटू टी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी इंटू टाइम। ठीक है, अब इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल कितना है, r1 है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल a कितना है, v1 है, और इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल b कितना है, r2 है, और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v2 है। ठीक है, ओके, तो यहाँ से क्या रिलेशन आ रहा है आपके पास, r1 माइनस r2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो दिस वेक्टर इज स्केलर टाइम्स ऑफ दिस वेक्टर ना। ठीक है, अभी तभी हो सकता है जब ये दोनों वेक्टर क्या हो, या तो सेम डायरेक्शन में हो या तो अपोजिट डायरेक्शन में हो, और कोई तरीका हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये वेक्टर सॉरी इस टाइम तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो टी मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो टाइम तो एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो ये दिस दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, है ना। तो देयरफॉर क्योंकि टाइम पॉजिटिव है, समझ में आ रहा ना, टी तो पॉजिटिव ही रहेगा ना। ठीक है, फ्यूचर में ही तो कोलाइड करेंगे ना, मतलब टी इक्वल टू 0 पे अगर इनका पोजीशन r1 r2 है तो फ्यूचर टाइम में ही तो कोलाइड किए होंगे। ठीक है, तो टी क्योंकि पॉजिटिव है, क्योंकि टी इज पॉजिटिव देयरफॉर दिस शुड बी लॉन्ग दिस, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, दिस शुड बी अलॉन्ग, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, दिस वेक्टर और दिस वेक्टर, है ना। अब दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में, दोनों का क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं उसको, यूनिट वेक्टर इक्वल हो जाएगा, है ना, क्योंकि यूनिट वेक्टर को खाली डायरेक्शन बताते हैं, जैसे 5 आई कैप और 3 आई कैप, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन, तो दोनों का यूनिट वेक्टर सेम होगा। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर दोनों का सेम होना चाहिए, है ना। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय, तो यूनिट वेक्टर सेम करने के लिए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वेक्टर, है ना, और इसका अलॉन्ग यूनिट वेक्टर लिखने के लिए वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका लेंथ है, तो ये होना चाहिए। तो ये ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय दिस। ओके, सब चीज़ का जो नॉर्मल मतलब होता है वही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, एक्सेलेरेशन के बारे में बोला गया और वेलोसिटी के बारे में बोला गया। ठीक है, तो पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर को आर वेक्टर से नोट किया है, मैं स्मॉल आर से यूज़ करता हूँ, लेकिन क्वेश्चन में आर दिया इसलिए कैपिटल आर दिया, मैं कैपिटल आर यूज़। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4 साइन कांस्टेंट है, साइन कांस्टेंट इंटू टाइम का डिफ्रेंशिएशन कॉस, मतलब ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 पाई बाहर आ जाएगा, तो 8 पाई कॉस 2 पाई टी आई कैप। ठीक है, वैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस का डिफरेंशिएट माइनस साइन आता है, एक कांस्टेंट भी बाहर आ जाएगा, माइनस 8 पाई साइन 2 पाई। तो वेलोसिटी इतना होगी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, 2 पाई फिर से बाहर आ जाएगा, 8 पाई इंटू 2 पाई इतना इंटू साइन 2 पाई टी। ठीक है, और 2 पाई बाहर आ जाएगा, साइन 2 पाई टी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन वेक्टर मिल गया हमें, है ना। ओके, तो अगर आप एक्सेलरेशन को देखो तो आप इसको -4 अगर कॉमन ले लो, ठीक है, तो 4 साइन 2 पाई टी आई कैप प्लस 4 कॉस, यहाँ साइन का कॉस होगा ना, मैं गलती किया, 4 कॉस, क्या है, ये तो आर वेक्टर है, नथिंग बट आर वेक्टर, है ना। तो एक्सेलरेशन वेक्टर इज नेगेटिव टाइम्स ऑफ आर वेक्टर, कोई नेगेटिव कांस्टेंट है ना। ठीक है, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू आर, है ना, यानी एक्सेलरेशन इज अलोंग माइनस आर, तो ये यहाँ आर वेक्टर होना चाहिए, तब स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो रॉन्ग पूछा है ना। ओके, तो हम लोग को तो रॉन्ग वाला को मार्क करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो सही है, अगर आर
वेक्टर होगा यहाँ पे, तो स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन ही इतना, तो एक्सेलेरेशन का अगर मैग्नीट्यूड निकालो तो ये एक्सेलेरेशन आपका इतना है ना, तो मैग्नीट्यूड वैसा देखो तो एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4π² आर, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंटू 4π², और मैग्नीट्यूड ऑफ आर कितना है, आर का मैग्नीट्यूड आप यहाँ से निकाल सकते हो, आर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, तो 4² साइन स्क्वायर 2πt कॉस स्क्वायर 2πt, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये तो आपका 4 हो जाएगा। आर का मैग्नीट्यूड 4 है। ठीक है, तो 16π² हो जाएगा, तो एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 16π²। ओके, तो आपको बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन इज v²/r, तो अब देखते हैं v²/r के बराबर है कि नहीं, है ना। तो हाँ, आ ही जाएगा, v के टर्म्स में लिखना है ना हमें, तो यहीं पे देखो ना r यहाँ भी आ रहा होगा, या v का v² आप निकालोगे, v²/r का वैल्यू निकालोगे तो वो भी a के बराबर ही आएगा। v²r क्या हो जाएगा, v का मैग्नीट्यूड यहाँ से निकाल लो, तो ये तो वेलोसिटी वेक्टर था ना, तो इसमें भी cos थीटा है sin थीटा है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 8π हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर को हम 8π का होल स्क्वायर तो कॉमन ले लेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो 8π का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो 8π। ठीक है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है 8π डिवाइडेड बाय आर का मैग्नीट्यूड, आर का मैग्नीट्यूड कितना था 4π, है ना, तो 16π² नहीं आ रहा यार, आर का वैल्यू कितना था 4π था कि 4 था, ओके 4 था सॉरी, तो यहाँ पे पाई जो है मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है। ठीक है, तो 16π², तो देख लो एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड इतना आया था और v²/r का मैग्नीट्यूड भी इतना आया, तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज 8, नहीं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आप यहाँ से देख सकते हो, ये ऐसा है ना, तो दिस इम्प्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी 8π है ना, तो ये गलत है। पाथ ऑफ द पार्टिकल इज सर्कल ऑफ रेडियस इतना, तो ऑफकोर्स अगर ये चीज़ है, ठीक है, तो इसमें आप देखोगे तो वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा हमेशा, दिस डॉट दिस करके देखना 0 आएगा, मतलब वेलोसिटी हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर है, तो वैसे भी आप सोच सकते हो, चूँकि v.r आप चेक करके देख लेना, तो देर पहले भी ऐसा क्वेश्चन किए थे, v.r 0 था। ठीक है, देयरफॉर वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू पोजीशन, यानी ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, या सर्कुलर मोशन एटलीस्ट, वो यहाँ पे तो यूनिफॉर्म भी बोल सकते हैं लेकिन उसका ज़रूरत नहीं, तो आप क्यों फिर सोचते रहोगे यूनिफॉर्म क्यों बोले, तो सर्कुलर मोशन ही एक ऐसा मोशन होता है, ठीक है, जहाँ वेलोसिटी हमेशा पोजीशन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, रेडियस ऑफ द पार्टिकल इज 4 मीटर है ना, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो सब सही था एक्सेप्ट सी, यहाँ 8π होता तो सही हो जाता है। ठीक है, तो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट क्लिक करना था इतना। ठीक है, वैसे देखा है तो स्टेटमेंट ए भी रॉन्ग था क्योंकि यहाँ पे वेक्टर साइन मिसिंग था, लेकिन मैं मान रहा हूँ प्रिंटिंग एरर है वो। ठीक है, शिप ए इज मूविंग वेस्ट विथ स्पीड इतना एंड शिप बी इज 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए एंड इज मूविंग नॉर्थ विथ स्पीड इतना। ठीक है, तो शिप ए जो है वेस्ट की तरफ जा रहा है ना, तो शिप ए जो है ये वेस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, विथ 10 मीटर पर किलोमीटर पर आवर, एंड शिप बी जो है 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए है। ओके, इसके साउथ में, तो इसको ऊपर बनाते थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ कहीं इसके साउथ में कहीं है आपका शिप बी, इसका साउथ मतलब इस तरफ, नॉर्थ मतलब उस तरफ होता है ना, तो बी यहाँ कहीं है मान लो, और वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ठीक है, विथ 10 किलोमीटर पर आवर है ना। ओके, द टाइम एट विच द डिस्टेंस बिटवीन देम शॉर्टेस्ट। ठीक है, तो कितने देर के बाद इनका डिस्टेंस शॉर्टेस्ट हो जाएगा, है ना। ओके, साउथ में ही एग्जैक्टली ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है, तो पहले मैं सोचा था कि गलती से जैसे नीट वाले गलत लिखते वैसा लिख दिए होंगे, लेकिन एग्जैक्टली साउथ में इसके। ठीक है, मतलब ए से आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ड्रॉ करोगे ना, तो ये वाला डायरेक्शन आपका साउथ है, तो बी जो है ए के साउथ में है। ठीक है ना, ए के साउथ वाले डायरेक्शन में बी है ना, ये इनिशियल मोमेंट पे। ऑफ कोर्स कुछ देर बाद ए यहाँ पहुँच जाएगा, बी कुछ यहाँ पहुँच जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है ना, तो इनका डिस्टेंस शॉर्टेस्ट कब होगा। ठीक है, तो एक को रेस्ट पे, ये जो पूरा देख रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ देख रहे हैं ना, ग्राउंड। ठीक है, अब इस मोशन को विथ रिस्पेक्ट टू बी या विथ रिस्पेक्ट टू ए देखे अगर, तो विथ रिस्पेक्ट टू बी अगर देखे मोशन को, ठीक है, तो बी रुका हुआ हो जाएगा, तो बी रुका हुआ है। अब विथ रिस्पेक्ट टू बी दिखेंगे तो ए का वेलोसिटी क्या दिखेगा, रिलेटिव वेलोसिटी दिखेगा। ठीक है, और ए का रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब वेलोसिटी ऑफ ए है 10 इस तरफ
और वेलोसिटी ऑफ बी है 10 ऊपर के तरफ, ठीक है। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 इस तरफ और 10 इस तरफ हो जाएगा। 10 ऊपर को माइनस करेंगे मतलब 10 नीचे, ठीक है। तो वी ए बी जो होगा कुछ ऐसा होगा, 10√2 इस तरफ है ना, तो ये आपका वी ए बी हो गया, ठीक है। यानी ए कुछ ऐसा जा रहा होगा एज सीन फ्रॉम बी, बी तो रेस्ट पे रहेगा, ऐसा चल रहा है, ठीक है ना। तो अगर ए ऐसा चल रहा है तो शॉर्टेज डिस्टेंस कब होगा, जब ए परपेंडिकुलर पे आ जाएगा, है ना। तो इसको मैं थोड़ा और अच्छे से बनाऊं, अगर ए का पाथ ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ए का पाथ जो होगा उसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम लोग, ए का पाथ में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे आप, है ना, यही तो शॉर्टेज डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे यही शॉर्टेज डिस्टेंस हो जाएगा, ये आपका शॉर्टेज डिस्टेंस हो जाएगा। मैं बात, अगर एक पार्टिकल रुका हुआ है और दूसरा पार्टिकल सिर्फ चल रहा है तो उस पार्टिकल से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो होगा वही आपका शॉर्टेज डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। सिंपल सोचो ना, एक पार्टिकल रुका हुआ दूसरा पार्टिकल चल रहा है, तो जब पार्टिकल यहाँ पे है तो इनके बीच का डिस्टेंस इतना है, जब पार्टिकल ये वाला यहाँ पहुँचा तो इनके बीच में डिस्टेंस इतना है, ये जब यहाँ पे है तो आप देख लो इन सब में सबसे डिस्टेंस कौन सा, ये वाला है, जब परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा होगा, ठीक है। ओके, तब होगा जब एक रुका रहेगा। एक को रोकने के लिए आपको, जैसे बी को रोकना है तो विद रिस्पेक्ट टू बी देखो, ठीक है ना, ए को रोक के भी कर सकते थे, ठीक है, फाइनल रिजल्ट वही आएगा, है ना। तो मुझे ये वाला लेंथ निकालना है, ठीक है ना। ये तो बहुत ही आसान है। ये एंगल कितना है 45 डिग्री, अभी तो मैंने बताया था ये एंगल जो है 45 डिग्री है ना, क्योंकि दोनों इक्वल इक्वल है। ये एंगल कितना है 45 डिग्री, मतलब ये एंगल भी कितना है 45 डिग्री, ठीक है। ये तो 100 किलोमीटर्स था, इनके बीच का सेपरेशन कितना था इनिशियली 100 किलोमीटर ना, ए और बी के बीच में, तो मतलब ये 100 किलोमीटर है, तो ये 100 है 45 है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस जो हो जाएगा ये 100 साइन 45, ये 100 है, ये 45 है, ये 90 डिग्री है, तो ये लेंथ हो जाएगा 100 साइन 45, ठीक है। तो देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 100 साइन 45 50√2, ठीक है। तो कितनी देर के बाद होगा ये, ओके। तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल लिए, ओके। तो अब कितनी देर बाद पूछा था यार, तो मेरे को ये मेहनत नहीं करना चाहिए था, मैं शॉर्टेज डिस्टेंस सोच रहा था तब से क्वेश्चन में, ठीक है। ओके, कितनी देर के बाद, तो ए को जितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ आने में, क्योंकि जब ए यहाँ पे होगा तभी शॉर्टेज डिस्टेंस है, तो कितनी देर बाद शॉर्टेज डिस्टेंस हो रहा है, जितना टाइम लगेगा ए को यहाँ से आने में, ठीक है ना। तो अब ये लेंथ डिवाइडेड बाय, तो ये डिस्टेंस को मैं अगर डी बोलूँ तो डी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वही हो जाएगा, ठीक है ना। तो टाइम हो जाएगा डी डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी, और डी हो जाएगा फिर से 100 cos 45, ठीक है। इस डायग्राम में देखो ये 100 है, ये 45 है, तो डी हो जाएगा 100 cos 45 डिवाइड बाय वी ए बी। वी ए बी कितना है, वी ए बी है 10√2, है ना, वी ए बी है 10√2, ठीक है। ओके, तो 10/2 मतलब 5 आवर, ठीक है। हर चीज़ किलोमीटर पर आवर में था या किलोमीटर या आवर में था, तो ये 5 आवर हो जाएगा, ठीक है। वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ टाइम आफ्टर विच दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो। ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर, मतलब डॉट प्रोडक्ट 0। तो दिस डॉट दिस, तो डॉट प्रोडक्ट में तो आई वाला पार्ट क्या चल जाता है, तो cos ओमेगा टी बाय 2, और जे वाला पार्ट जे वाला गया तो साइन ओमेगा टी बाय 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी होता है cos ए माइनस बी, cos ए माइनस बी होता है cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये 0 डिग्री है, मतलब ये आपका π/2 होगा, ठीक है। अज्यूमिंग ओमेगा वगैरह रेडियन वगैरह में, रेडियन पर सेकेंड वगैरह, तो दिस, ठीक है ना। तो ये दोनों को इक्वेट कर दो, तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाय 2 π/2 के बराबर है, तो ओमेगा टी बाय 2 π/2 के बराबर है, तो टी का वैल्यू π/ओमेगा, ठीक है। ऑप्शन सी समझ में बात, ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये यूज़ किया है cos ए माइनस बी cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन, थ्योरी वाला पार्ट है, मान के इसको डिफरेंट कलर से कर देते हैं, तो जब नोट्स मिले तो आप ध्यान रखियो, ठीक है। 2 stones of masses m and 2m are whirled in horizontal circles, heavier one को r/2 के रेडियस में घुमाया जा रहा है और लाइटर वन को, हल्के वाले को r रेडियस में। टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर स्टोन इज n टाइम्स दैट ऑफ हेवियर स्टोन व्हेन दे एक्सपीरियंस सेम सेंटीपिटल फोर्स, ओके। वैल्यू ऑफ n, अब फोर्स वाला चीज़ तो हम लोग न्यूटन्स में पढ़ेंगे, लेकिन खाली आपको सेंटीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन जानना है, वो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ, ठीक है। तो सेंटीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन जो होता है वो हमेशा mv² बाय r,
ये याद रखना बस, ठीक है ना। तो व्हेन दे एक्सपीरियंस द सेम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो दोनों के लिए mv स्क्वायर बार की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो पहले वाले का मास इंटू पहले वाले का स्पीड डिवाइडेड बाय पहले वाले का रेडियस, ठीक है, इज इक्वल टू दूसरे वाले का मास, दूसरे वाले का स्पीड और दूसरे वाले का रेडियस का स्क्वायर, और mv स्क्वायर बाय आर होता है ना, मैं गलती से आर स्क्वायर लिख रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब वैल्यूज दिया गया है, लिख देते हैं। पहले वाले का स्पीड देखो, द स्पीड ऑफ द लाइटर स्टोन इज n टाइम्स ऑफ स्मॉलर, तो ये v2 है तो n टाइम्स v2 हो जाएगा, ठीक है। तो mm कैंसिल, या पूरा लिख ही देते हैं, n टाइम्स v2। रेडियस ऑफ फर्स्ट पार्टिकल कितना है, लाइटर वन का रेडियस r है, ये लाइटर वन है तो r, ठीक है। हेवियर वन का r/2 है। बस अब यहाँ से देखो कैलकुलेट करके, m कैंसिल, r कैंसिल, एन स्क्वायर v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर v2 स्क्वायर। तो n का वैल्यू n 2r है, ठीक है, ऑप्शन ए है ना। खाली इसमें ये जानना था सेंटीमीटर फोर्स होता है, ये mv स्क्वायर बाय r होता है, ये थ्योरी वाला पोर्शन है, ठीक है। वैसे इस चैप्टर में नहीं पढ़ाया जाता है, मुझे नहीं लगता, हम लोग तो न्यूटन्स लॉ में पढ़ाते हैं। तो इस क्वेश्चन में दोनों चैप्टर का मिला के होगा, इसलिए ऐसा आगे है, ठीक है। गिवन फिगर में एक्सेलेरेशन आपको बोल दिया गया है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, टोटल एक्सेलेरेशन ऑफ कोर्स, ठीक है। ओके, रेडियस दे दिया है, तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, ओके। तो ये टोटल एक्सेलेरेशन है ना, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन का अगर ये एंगल 30 डिग्री है ना, ठीक है, मैं मान रहा हूँ ये 30 डिग्री है ना, तो आप सोचो अगर ये 30 डिग्री है तो ये एक्सेलेरेशन हो जाएगा a cos 30 और ये एक्सेलेरेशन हो जाएगा a sin 30, ठीक है, ठीक है। तो आपसे पूछा है स्पीड ऑफ पार्टिकल, ओके। अब आप a cos 30 भी निकाल सकते हो, a sin 30 भी निकाल सकते हो, लेकिन जो सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन होता है वो डायरेक्टली स्पीड से रिलेटेड होता है, v स्क्वायर बाय आर, है ना। और सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन कितना है, a cos 30, v का वैल्यू a r cos 30 का स्क्वायर रूट, ठीक है। एक्सेलेरेशन है 15, रेडियस है 2.5, cos 30 √3/2, ठीक है। 0.69 आ रहा है ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, वेयर एक्स एंड वाई आर इन मीटर्स एंड टी इज इन सेकेंड्स, ओके। एक्सेलेरेशन है t = 2 सेकेंड, ठीक है। अब अगर पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो वेलोसिटी अलोंग एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हो जाएगा 5 - 10t, ठीक है। वैसे वेलोसिटी अलोंग वाई के लिए वाई कोऑर्डिनेट को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हो जाएगा 10, ठीक है। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स निकालने के लिए एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद टाइम, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -10। वैसे एक्सेलरेशन अलोंग वाई निकालने के लिए वी वाई को डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन वी वाई तो कांस्टेंट मिला था तो 0, ठीक है। तो आपसे पूछा गया एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट, ओके, ये एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t = 2 सेकेंड, ये तो इंडिपेंडेंट आ रहा है, मैं कुछ गलती किया होगा कैलकुलेशन में, ओके। ये तो मैं 5 - 40 होगा, हाँ ये 4 होना चाहिए, क्या मैं कहीं और देख रहा था शायद, इसका डिफरेंशियल में तो -40 आएगा ना, ठीक है। तो टोटल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा किसी भी टाइम पे आप देखोगे तो -4, ठीक है। तो नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा 4i कैप -4i कैप और 0 j कैप, मतलब -4i कैप, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइन प्लेन kept an angle 60 degree with horizontal, it can travel a distance of x1 along the plane, but when the inclination is decreased to 30 degree and the same object is shot with the same velocity, okay, it can travel x2 distance, तो x1 x2 क्या होगा। ये तो 1 डायमेंशन मोशन का क्वेश्चन है, गलती से इस चैप्टर में ले लिया मैंने, जिस बुक से लिया है मुझे लग रहा है, ठीक है। देखो ना, तो अगर एंगल थीटा पे आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो u स्पीड से, तो कितना ऊपर जाएगा यही पता करना है, ठीक है, कितना ऊपर तक जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी 0 है तो u² / 2a, और एक्सेलेरेशन क्या होता है इंक्लाइन प्लेन पे, एक्सेलेरेशन होता है g sin थीटा, है ना, क्योंकि mg का कॉम्पोनेंट अलॉन्ग द इंक्लाइन mg sin थीटा होता है, वही डिक्सलेट करेगा, ठीक है ना। तो रिटार्डेशन हो रहा है एक्चुअली में, तभी स्लो डाउन होते 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 रुकेगा, जो भी है। डिस्टेंस ट्रैवल बिफोर स्टॉपिंग u² / 2g sin थीटा, ठीक है, ओके। तो पहले केस में थीटा 60 डिग्री है, पहले केस में डिस्टेंस ट्रैवल x1 है, दूसरे केस में थीटा 30 डिग्री है, दूसरे में डिस्टेंस ट्रैवल x2 है, तो x1 x2 क्या होगा, ठीक है। तो x1 / x2 हो जाएगा, सेम स्पीड से फेंके, सेम फॉर बोथ केसेस। तो अगर ये सेम है तो हमारे काम के लिए से साइन थीटा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो साइन थीटा 2 / sin थीटा 1। सेकेंड केस में थीटा है 30 डिग्री
और फर्स्ट केस में थीटा है 60 डिग्री, ठीक है। साइन 30 हाफ हो जाएगा, साइन 60 √3/2, तो ये 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। बोले ना 1 डायमेंशन मोशन क्वेश्चन था, गलती से यहाँ पे दे दिया, इसलिए कर भी लिया हम लोग, छोड़ेंगे क्यों। स्पीड ऑफ ए स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20, स्पीड ऑफ रिवर वाटर इतना, तो स्टिल वाटर मतलब VMR दे दिया है 20 है, VR आपको 10 दे दिया है और ईस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो रिवर ऐसा है, रिवर का फ्लो ईस्ट की तरफ है, ठीक है। इट इज स्टैंडिंग, ही इज स्टैंडिंग ऑन साउथ बैंक, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वो आदमी जो है स्विमर जो है साउथ बैंक में है, यहाँ पे स्विमर, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ के लॉन्ग उसको जाना है, तो शॉर्टेस्ट पाथ तो यही हो जाएगा, यही शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा, ठीक है। तो उसको अपना वेलोसिटी मतलब अपना एफर्ट तो किसी तिरछे एंगल पे लगाना होगा, सच दैट रिवर के ड्रिफ्ट के बावजूद वो सीधा ऐसे जा पाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, जो कि है 20, और वेलोसिटी ऑफ रिवर जो कि है 10, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा, है ना, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा बोलोगे आप, तो साइन थीटा सिंपली आपको दिख ही रहा है यहाँ से 10/20 यानी हाफ, तो थीटा हो जाएगा 30 डिग्री। लेकिन आपसे पूछा गया था कहाँ से एंगल, ही शुड मेक हिज स्ट्रोक्स विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ। हाँ, तो नॉर्थ तो यही डायरेक्शन है ना, तो नॉर्थ के रिस्पेक्ट में अपना स्ट्रोक्स यानी एफर्ट किस डायरेक्शन में लगाना चाहता है, 30 डिग्री पे, ठीक है। 30 डिग्री कौन सा, वेस्ट साइड वाला है ना, तो ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो नॉर्थ से वेस्ट के तरफ सिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर नॉर्थ से वेस्ट की तरफ है, ठीक है। नॉर्थ के वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ के टुवर्ड्स वेस्ट है, साउथ नहीं, टुवर्ड्स वेस्ट 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। बुलेट्स आर फायर्ड हॉरिजॉन्टली एंड साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम रूफ टॉप्स ऑफ 2 बिल्डिंग्स 100 मीटर अपार्ट एंड ऑफ सेम हाइट 200 मीटर विद द सेम वेलोसिटी ऑफ 25, ठीक है। सेम स्पीड होना चाहिए फिर से। व्हेन एंड वेयर विद द बुलेट्स कोलाइड, ठीक है। व्हेन की बात करें तो कितने टाइम बाद कोलाइड होगा, तो देखो बिल्डिंग्स का हाइट सेम है, सेम हाइट से दोनों बुलेट्स को फायर करें, तो ये एक बिल्डिंग है पहला और ये दूसरा बिल्डिंग है ना, तो दोनों बुलेट्स को फायर किए, एक यहाँ से यहाँ पहुँचा, दूसरा यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ कोलाइड किया, ठीक है। तो सिमेट्री है ना सिचुएशन में, दोनों का स्पीड सेम है 25, दोनों को सेम हाइट से फेंक रहे हैं वगैरह वगैरह, है ना। तो सिमेट्री के कारण एकदम मिड पॉइंट पे कोलाइड करेंगे, ठीक है। तो ये 200 मीटर है, 100 मीटर होना चाहिए, ठीक है। कुछ नीचे भी आ जाएंगे ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी नहीं होता तो एग्जैक्टली यहाँ पे कोलाइड करें, ठीक है, ओके। तो कितने टाइम के बाद कोलाइड करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो कितने टाइम के बाद कोलाइड करेंगे वो तो बहुत ही आसान है निकालना। अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें तो इनके बीच का जो सेपरेशन है हॉरिजॉन्टल, वो 25 के रेट से ये भी घटा रहा है पर सेकेंड, ये भी 25 के रेट से घटा रहा है, ठीक है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलॉन्ग जो सेपरेशन है वो 0 हो जाएगा इन हाउ मच टाइम, 1 सेकंड में सेपरेशन ये घटा रहा है 25, ये भी घटा रहा है 25, तो ओवरऑल 1 सेकंड में कितना सेपरेशन घट रहा है हॉरिजॉन्टल 50, ठीक है ना। तो रिलेटिव हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है 50 मीटर पर सेकेंड का है और इनिशियल हॉरिजॉन्टल सेपरेशन ने का है 100 मीटर का, है ना। तो 2 सेकंड लगेंगे, देयरफॉर रीजन आफ्टर 2 सेकंड्स, 2 सेकंड के बाद उनका हॉरिजॉन्टल सेपरेशन 0 हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल अगर 0 हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों बुलेट्स का मतलब एक ही एक्चुअली में तो एक ही मतलब सेम यही बुलेट का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल देख रहे हैं ना, वैसे इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल जब 0 हुआ उसमें वर्टिकल भी तो 0 हो ही जाएगा ना, सिचुएशन ही ऐसा है यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट्स है ना, यानी 2 सेकंड बाद वाला आंसर होना चाहिए, ठीक है। कितने हाइट गिरेगा है, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, तो हाइट हो जाएगा इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जो कि 0 है, तो 2 सेकंड बाद कितना वर्टिकल एक्सेलेरेशन -10 इंटू टाइम का स्क्वायर, ठीक है। तो -20 मीटर, तो 20 मीटर नीचे गिरने के बाद, ठीक है। तो ये 20 मीटर होगा, 20 मीटर नीचे गिर चुका है ना, ठीक है। तो ग्राउंड से कितना ऊपर हो गया, 200 मीटर था टोटल, या सॉरी ये 100 मीटर अपार्ट था, तो ये 50 मीटर हो जाएगा, ठीक है। वैसे इसका ज़रूरत नहीं है नहीं बात। तो ये हाइट कितना हो जाएगा, हाइट हो जाएगा 200 - 20 यानी 180 मीटर, तो 180 मीटर के हाइट पे मिलेंगे 2 सेकंड बाद। समझ में आई बात। आपने को क्या करना है, आपने खाली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन को सेपरेट कर देना है ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें तो ये भी हॉरिजॉन्टल सेपरेशन को, ये भी उसके तरफ जाना चाहता है, ये भी उसके तरफ जा रहा है, ठीक है। वर्टिकल वाला अपना इंडिपेंडेंटली हो रहा है, खाली हॉरिजॉन्टल के कारण सोचो वर्टिकल को भूल जाए, तो ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो दोनों यहाँ पे मीट करेंगे, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड हॉरिजॉन्टली अगर देखोगे तो इसके कारण है 25 × t, इसके कारण 25 × t, तो 25t प्लस 25t 50t = 100, 50t = 100 करेंगे तो कोलिजन 2 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल सेपरेशन 100 मीटर है और सेपरेशन 450 के रेट से डिक्रीज हो रहा है, मतलब 2 सेकंड में कोलाइड करेंगे, ठीक है।
particle moving in a circle of radius or with uniform speed takes time t to complete one revolution. If this particle were projected with the same speed at an angle theta with horizontal, the maximum range attained by it is equal to 4r. ओके, आर जहाँ पे रेडियस है, आर मतलब रेंज मत लेना, रेडियस लेना, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज गिवन बाय, ठीक है। तो पार्टिकल जो है आर रेडियस के सर्कल में चल रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो उसको टी टाइम लग रहा है, ठीक है। तो उसका स्पीड कितना होगा, तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा, और ओमेगा होता है वी बाय आर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग स्पीड निकाल लें, तो स्पीड हो जाएगा 2 पाई आर बाय टी, है ना। रेंज को मैं पूरा लिखूंगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो, आर रेडियस है, रेंज क्या होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर सॉरी साइन टू थीटा बाई जी, ठीक है। ओके, तो रेंज कितना है 4r के बराबर है ना। मैक्सिमम हाइट है, सॉरी मैक्सिमम हाइट की बात कर, मैक्सिमम हाइट जो होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और मैक्सिमम हाइट क्या है अटेंड बाई इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ रेडियस, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट जो है 4 टाइम्स रेडियस, और इनिशियल स्पीड कितने से फेंके थे, वही स्पीड से फेंके थे जिस स्पीड से सर्कल में घूम रहा था। सर्कल में घूमने वाली स्पीड कितना है v है, तो वी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और v का वैल्यू यहाँ से लिख दो, तो 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाय टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ठीक है। ओके, तो 4r कैंसिल, हमें तो साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2g टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, 4r कैंसिल, पाई स्क्वायर, है ना, ठीक है। तो साइन इनवर्स 2g टी स्क्वायर बाय आर पाई स्क्वायर, ठीक है, का स्क्वायर रूट यानी इतना, ठीक है। साइन थीटा हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ वर्टिकल डायरेक्शन, इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे बॉल को फेंका गया है 10 मीटर पर सेकेंड से, और वर्टिकल के साथ इसका एंगल बोल दिया है 60 डिग्री, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी पूछा गया, तो इसका ट्रैजेक्टरी कुछ ऐसा होगा, और हाईएस्ट पॉइंट पे आपको पता है सिर्फ एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी ही रहता है बॉल के पास, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट है तो वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी वहाँ पे 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो सिर्फ एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी यहाँ पे रहेगा, तो हमें वही निकालना है। तो अब इसका एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो इनिशियली होगा वही यहाँ पे भी होगा, और इनफैक्ट हर पॉइंट पे वही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन होता ही नहीं एक्स के अलॉन्ग, ठीक है। तो ये 10 है, इसका अगर 2 कॉम्पोनेंट निकाले तो इस तरफ आ जाएगा 10 साइन 60, ठीक है। तो साइन 60 √3/2 होता है, तो हो जाएगा 5 √3, और इस तरफ भी कुछ कॉम्पोनेंट होगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, वैसे 10 cos 60 इस तरफ है, अगर लिखना चाहो तो आप, उसका ज़रूरत नहीं वैसे, ठीक है। तो y कॉम्पोनेंट में cos आएगा, x कॉम्पोनेंट में साइन आएगा। अब आप जो थ्योरी पढ़ते हो बुक्स में या आपके टीचर जो पढ़ाए होंगे उसमें यूजुअली x के लॉन्ग cos आता है, लेकिन वो तब होता है क्योंकि जब ये एंगल यहाँ से मेजर किया जाए, ठीक है ना। तो अगर ये 60 डिग्री यहाँ से y के साथ एंगल 60 डिग्री वेलोसिटी का, तो x का कितना होगा 30 होगा, ठीक है। तो अगर आपको 60 से प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसको 30 लेके करो और फिर कर लो क्वेश्चन को। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ इस 10 को, आप वेलोसिटी 10 है, y के साथ अगर 60 डिग्री बना रहा है, मतलब x के साथ कितना बना रहे हैं 30 डिग्री। हाँ, अब ये वाला सिचुएशन जो है आप जो पढ़े हो उसी सिचुएशन जैसा दिख रहा है, तो इसका अगर आप x कॉम्पोनेंट निकालोगे ये 10 cos हो जाएगा और ये 10 sin हो जाएगा, ठीक है। अब देखोगे तो ये फिर से √3/2 है, 5 √3 ही आएगा। तो आपको चाहे कैसे करना है वैसे करो, रिजल्ट वही आने वाला है, 5 √3 आने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 होगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस वीडियो लेक्चर कंप्लीट करने के लिए। सो जो भी चीज़ आपको अच्छी लगी, जो भी चीज़ ख़राब लगी, प्लीज़ कमेंट में बताना, और अगर आप डाउट पूछोगे कमेंट में तो प्लीज़ टाइम स्टैम्प के साथ ही डाउट पूछना, करेक्ट टाइम स्टैम्प के साथ। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ख़राब लगे तो डिसलाइक करना, और कारण भी बताना प्लीज़ कमेंट में, ताकि फ्यूचर वीडियोस में वो चेंजेस इनकॉर्पोरेट करके फ्यूचर लेक्चर्स और अच्छे बन सके, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, अंटिल देन बाय।